a jolt and then you'll die. अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर रहेगा मैथ्स का महाशो, जिसके अंदर हम पूरा वन शॉट देखेंगे। आपके पूरे 14 के 14 चैप्टर्स देखेंगे, जिसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या कितने मार्क्स के आएंगे और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। ठीक है, ये सब हम लेकर आएंगे। वीडियो की देरी के लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। असल में हमारे एडिटर साहब क्या थे, उनकी तबीयत खराब थी। अब समझ लीजिए अलगस की वजह से वीडियो बना नहीं पाया, क्योंकि एडिट नहीं बनी थी। अब उन्होंने कहा कि हम कर देंगे, हम वीडियो बना दे रहे हैं। सोचिए एक रात पहले हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और आप इंशाल्लाह इसको देखिए, और ज्यादातर सवाल जो है इसी में से आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, मैथ्स का महाशो। फर्स्ट होगा हमारा रियल नंबर, फर्स्ट चैप्टर दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर आप देखेंगे तो रियल नंबर आपके 6 मार्क्स पक्के हैं। कितने? 6 मार्क्स पक्के हैं। आपको बस कुछ चीजें करनी है। वो कुछ चीजें क्या है आपके लिए? वो कुछ चीजें हैं जिसमें से सबसे पहली चीज है आपका प्रूफ। सबसे पहली चीज क्या है? प्रूफ। कि भैया आप √2, √3, √5 या √7 को प्रूफ कर दो कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक। अब प्रूविंग में भी दो फॉर्मेटिंग आता है। इरेशनल नंबर है, प्रूविंग में भी आपको क्या है? दो फॉर्मेट है। एक नॉर्मल होगा और दूसरा जो होगा वो समथिंग एडिशन या मल्टीप्लीकेशन में दे रखा होगा। लेट्स से 2 + √3, आपको इसको प्रूफ करना होगा इरेशनल, या फिर 2 - √3 आपको ऐसा दे रखा होगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन में देकर रखा होगा 2 √3 या 2 √5, ऐसे करके कुछ आपको दे रखा होगा। तो इन दोनों फॉर्मेटिंग का जो प्रूफ होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? डिफरेंट होता है। पहले वाले प्रूफ में आपको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से लेकर चलना होता है, दूसरे वाले मेथड में भी आपको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से लेकर चलना होता है। लेकिन पहले वाले मेथड के थोड़े से स्टेप्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सेकंड वन। अभी मैं थोड़े से आपको करके दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। मैं बिल्कुल आपको डिक्टो करके दिखा रहा हूँ, आप उन्हीं को क्या करिएगा, एक बार गो थ्रू हो जाएगा, इससे काफी है। इसके अलावा जो इसके अंदर पूछा जाता है, थर्ड क्वेश्चन वो है दैट इज HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान आता नहीं है बोर्ड के एग्जाम्स में। आपको डायरेक्टली आपको ऐसा दे सकता है कि HCF गिवन होगा, LCM गिवन होगा, और उसमें से कोई एक नंबर गिवन होगा, आपको दूसरा नंबर फाइंड आउट करना होगा। लेट्स से, तो ये तो बहुत आसान है। लेकिन आपको यही सेम चीज आपको किस में दे देगा? आपको दे देगा कि आपको ना वेरिएबल्स के फॉर्म में दे देगा। ये समथिंग कह देगा p⁻x या समथिंग। मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा इसके अंदर, तो आप उसको देख लीजिएगा। समथिंग आपके ना वेरिएबल्स के फॉर्म में दे देगा, फिर आपको निकालना होगा। या फिर एक नॉर्मल सवाल दे सकता है चौथा, कि भैया आपको ये वेरिएबल्स के फॉर्मेट में दे रखा है आपको, और उसको क्या निकालना है आपको? दैट इज HCF निकालना होगा या फिर LCM निकालना होगा, जो कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में आया भी था। मैं अभी डिस्कस कर लूंगा थोड़ी देर में। तो इसके अंदर ये चीजें हैं, और इसके अंदर लास्ट वन इज दैट इज अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक से बहुत रेयर चांसेस हैं कि उससे कोई सवाल बन सकता है। और एक और आप NCERT ओपन करेंगे, तो NCERT ओपन करेंगे तो आपको एक सवाल मिलेगा जिसमें LCM निकालना रहता है। कि भैया अगर बेल रिंग्स करती हैं, 3 बेल रिंग्स करती हैं इतने इतने इंटरवल्स के बाद, इतने मिनट्स के इंटरवल के बाद, तो बताइए तीनों बेल अब अगली बार कब एक साथ रिंग करेंगे? तो उसमें उस केसेस में ऐसे केसेस जैसे वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम वाले इसके भी चांसेस क्या हैं? कम है, लेकिन हाँ आ सकते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी में एक ही है, तो आप उसी फॉर्मेटिंग की आप एक बार करके देख लीजिएगा। तो ये 4 से 5 चीजें करनी है आपको, जिसमें से आपके 6 नंबर पक्के हैं। मोस्ट एकदम समझ लीजिए कि पक्का ही पक्का है। तो 2 नंबर के आपके साथ क्या आएंगे? MCQ आएंगे। जो जिनके पास बेसिक मैथमेटिक्स है उनके पास 2 नंबर के MCQ आएंगे, और बाकी जो आएगा यहाँ से 2-2 नंबर के सवाल समझ लीजिए, या 3 का एक सवाल समझ लीजिए, पक्का है। मतलब आराम से 6 नंबर आपके रियल नंबर में, बस इतने सारे काम करने हैं और आपके 6 नंबर पक्के। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने √2 के प्रूफ से। एक बार मैं आपको √2 या √3 का बता दी, जिसका भी कर रहा हूँ, तो मैं आपको √3 का प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद एक जनरलाइज फॉर्म करके दिखा दे रहा हूँ, बस उसमें आपको वैल्यूज पटकनी होंगी और कुछ भी नहीं। ओके, चलिए हम √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करें। तो सबसे पहले लेट आपको सवाल में दे देगा डायरेक्टली प्रूफ √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपको क्या करना है? लेट, आपको क्या मानना है? यहाँ से मानना शुरू करना है। लेट √3 इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल के बजाय क्या मानना है? रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है, दिस इंप्लाइज √3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p, q आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम नंबर्स या नंबर बोलो, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप ये है कि आपको क्या करना है? इसको इधर ले जाके स्क्वायर करना है। तो दिस इज √3, q इज इक्वल्स टू p। इसको क्या कर दो? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो दिस विल बी व्हाट 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। कोई तकलीफ यहां से? मैं बोलूं पक्का? तो अब देखो यहां से हम यहां से एक बात बोली जा सकती है कि भैया ये जो 3 है वो इस p को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ये जो 3 है इस p को डिवाइड कर रहा है। तो यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। अच्छा 3 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो दिस ऑल्सो इंप्लाइज 3 ऑल्सो डिवाइड्स q। 3 ऑल्सो डिवाइड्स p। 3 ऑल्सो डिवाइड्स p। कोई तकलीफ? बस इतना स्टेप पहला करना है और इसको मान लेना है, दैट इज इसको क्या मान लेना है? इक्वेशन नंबर 1। फिर आपको करना है लेट p is equals to 3r, let p is equals to 3r for some integer r, for some integer r। किसी इंटीजर r के लिए ऐसी कोई कंडीशन होगी। तो अब अगले स्टेप में क्या करना है? अगले स्टेप में करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। फिर से इसी स्टेप को उठाकर आगे लेकर जाना है और कर देना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा? दैट इज p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9r स्क्वायर। अरे मिलेगा p स्क्वायर इक्वल्स टू 9r स्क्वायर। अब देखो यहाँ p स्क्वायर क्या है? 3q स्क्वायर। तो बस इसको रिप्लेस कर दो, p स्क्वायर की जगह 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 9r स्क्वायर। बस यहाँ ब्रैकेट में लिख देना कि कैसे आया है, p स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर से रिप्लेस किया है। तो यहां से 3 1 3 3 3 9, तो क्या आ गया? q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3r स्क्वायर। अच्छा अब देखो हमने यहाँ क्या किया था? 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। वैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे? 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। क्या करेंगे? 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो यहाँ वही सेम बात लिखेंगे कि 3 डिवाइड्स, दिस इंप्लाइज दैट 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स q। ठीक, ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद अगर आपको लिखना है स्टेटमेंट। आपको क्या लिखना है? स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट लिखना है कि भैया ये देखो कि 3 का एक फैक्टर p भी है, मतलब p का एक फैक्टर 3 भी है और q का भी एक फैक्टर क्या है? 3 है। मतलब p और q के दोनों फैक्टर क्या है? मतलब दोनों के एक फैक्टर और मिल गया, दैट इज 3। और आपने शुरुआत में बोला था कि p और q क्या है? को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका फैक्टर अदर देन 1 नहीं हो सकता। और यहां हमने क्या प्रूफ किया है? 3। दैट्स वाई यहां पर ये चीज क्या हो गई? गलत हो गई। इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट p and q are co-prime। यहां एक और आप बात ऐड कर सकते हो, यहां पर एक और बात ऐड कर सकते हो कि यहां पर ये कह सकते हो कि therefore we can say that 3 is the common factor of p and q। therefore यहां से एक और बात ऐड कर सकते हो, therefore 3 is the common factor of p and q, but this contradicts the fact that p and q are co-prime, hence our assumption is wrong, hence our assumption is wrong। रूट 3 इज irrational number। ये है आपका पूरा रूट 3 हो जाएगा। अब यही आपको रूट 2 करना होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? रूट 2, यहां जाएगा रूट 2, रूट 2, यहां जाएगा रूट 2, यहां जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2, यहां जाएगा 2, यहां जाएगा 2, यहां जाएगा 2। देखो यहां आ जाएगा p इज इक्वल टू 2r, p इज इक्वल टू 2r फॉर सम इंटीजर r। फिर यहां पर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 2 का ये क्या हो जाएगा? यहां पर रिप्लेस हो जाएगा 2q स्क्वायर से, और ये हो जाएगा 2q स्क्वायर का होल स्क्वायर करो तो 4q स्क्वायर बनेगा। फिर ये सॉल्व करो तो 2 2 2, ये सारी चीजें वही चलेगी डिट्टो। क्लियर है? तो ये आपका 3 नंबर या 3 नंबर का ही मैक्सिमम ये सवाल आएगा। तो ये फिक्स्ड है, इसको उतार। चलिए अब हम दूसरा फॉर्मेटिंग देख रहे हैं। दूसरा फॉर्मेटिंग है हमारे पास, लेट से 2 प्लस रूट 3। हमें इसको क्या करना है? हमें अब इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो अगेन वही सेम तरीका होगा, लेट 2 प्लस रूट 3 बी रैशनल नंबर। अच्छा जैसे ही रैशनल नंबर माना तो वैसे हम क्या लिखते हैं? 2, दिस इंप्लाइज दैट 2 प्लस रूट 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p and q are p, q are co-prime and q is not equals to 0। इतनी सी बात लिख दिया। इसके बाद अगेन क्या कर देना है?
यहां पर आपको जो भी अगले स्टेप में ये है कि जो भी जो प्लस वाला और माइनस वाले में सेम बहुत कम स्टेप्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा, कि जो भी आपको पता है ऑलरेडी ये रैशनल है, और रैशनल को एक तरफ करो, इरैशनल को एक तरफ करो। जैसे √3 इरैशनल है, इसको यहीं छोड़ दो, 2 आपका रैशनल है, उधर ले जाओ, p क्यू p अपॉन q माइनस 2, इसको थोड़ा सा क्या कर लो, सॉल्व कर लो, तो √3 इज इक्वल टू p माइनस 2q अपॉन q। अब ये पूरा सॉल्व हो गया, अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब आपके आगे इसके आगे क्या करना है, लिखना है कि एज वी नो दैट √3 is irrational, √3 is irrational and p minus 2q upon q जो है is rational। ये हमें प्रूफ करना, ये हमें बोलना था कि ये irrational है और ये rational है, hence irrational cannot be equals to, this implies that hence irrational number is not equals to rational, our assumption is wrong, hence so our assumption is wrong, assumption is wrong, hence 2 plus √3 is irrational number। यही सेम काम करना है आपको मल्टीप्लाई में भी, यही सेम काम करना है आपको डिवाइड में भी, बस सिंगल फॉर्मेटिंग में रहे कि √2 √3 इस तरीके से रहे। तो पूरा लंबा स्टेप चलेंगे कि 2 स्टेप लेकर चलेंगे, पहले हम उसको रैशनल मानेंगे, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर हम एक नया इंटीजर के लिए मानेंगे, फिर वहां पर लेकर फिर वहां हम को प्राइम, जो हमने को प्राइम माना था क्योंकि को प्राइम होते ही रैशनल। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपको 2 चीजें अलग अलग थी, एक रैशनल था और एक इरैशनल था, तो ये तो हमें पता है, इसलिए रैशनल को अलग कर दो, इरैशनल को अलग कर दो, कि किसी भी 2 रैशनल को जोड़ो घटाओ तो आपको क्या मिलता है, रैशनल ही मिलता है, लेकिन जो रैशनल होता है वो इरैशनल के बराबर नहीं होता। यही हमने कॉन्ट्रडिक्शन फैक्ट इस्तेमाल किया है, और उसके अंदर हमने जो इस्तेमाल किया है वो को प्राइम वाला इस्तेमाल किया है, कि हमने वहां पर p और q के अदर देन फैक्टर्स दिखा दिए थे, अदर देन 1 फैक्टर दिखा दिया था, जिसकी वजह से हमने बोल दिया था कि आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस √2 या √3 या √5 या √7 इज irrational नंबर। क्लियर है? इसको मिटाते हैं, हम बढ़ते हैं अपने HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स पर। देखो हमारे पास फॉर्मूला तो यही है, दैट इज HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बेसिक सवाल ये बोलता है कि इफ HCF is 14, LCM is 42, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। या इफ वन नंबर इज, आपको ऐसे देगा, इफ वन नंबर इज 14, फाइंड द अनदर, ऐसा कुछ करके सवाल दे देगा। चलिए हम सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इफ LCM ऑफ 2 नंबर्स is 842 and HCF is 14, LCM of 2 numbers is 842 and HCF is 14, and one of the number is 42, find the another number। तो वही सेम फॉर्मेटिंग सेम लगेगा, दैट इज LCM इंटू HCF बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एक नंबर 42 है, दूसरा नंबर क्या मान लो x, तो ये क्या हो जाएगा 842 इंटू 14 बराबर हो जाएगा किसके, 42 इंटू x के। ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, अपने आप x आपको मिल जाएगा। ये एक फॉर्मेटिंग का सवाल हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मेटिंग का सवाल देखो, चलो ये अगला सवाल है कि आपको दे रखा है LCM ऑफ x, 18 is 36 and HCF of x, 18 is 2। तो देखो यहाँ पर क्या है, आपको LCM गिवन है, HCF गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में ये दोनों नंबर्स हैं, लेकिन एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर गिवन नहीं है, तो यहाँ से x निकाल लेंगे। अगेन फॉर्मेटिंग क्या रहेगी, बिल्कुल डिट्टो। देखो भाई अगला सवाल कि अगर आपको p दे रखा है ऐसा, p इक्वल्स टू 18a की पावर a स्क्वायर b की पावर 1, ऐसी q 20a³ b स्क्वायर, ऐसी आपको दे रखा है कि इफ a and b are प्राइम नंबर्स देन फाइंड द LCM ऑफ p and q, या फिर यहाँ पर इसी के साथ साथ पूछ सकता है HCF ऑफ p and q, मतलब ऐसा कुछ पूछ सकता है। ये सवाल ना MCQ के फॉर्मेट में आते हैं आपके, कि अगर ऐसी चीजें दे रखी तो LCM और HCF निकालिए। तो भैया आपको कुछ नहीं करना होता है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं, प्राइम फैक्टर्स, कि 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, अरे बोलो, यानी कि 2 की पावर और 3 की पावर 1 इंटू क्या हो जाएगा a स्क्वायर b की पावर 1, दिस इज p। ऐसी नीचे लिखो q,
ऐसे नीचे लिखो क्यू, साइड लिखोगे तो गलती करोगे। यहाँ देखो कि नीचे लिखो क्यू, 20 है तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 5 की पावर 1, कोई तकलीफ, इंटू यहाँ पर क्या ए क्यूब और यहाँ क्या है बी स्क्वायर। अब देखो अगर आपको निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है, अगर आपसे सवाल में आया एलसीएम, तो एलसीएम में आपको क्या करना है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या करनी है, सेलेक्ट कर लेनी है। जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर और जो कॉमन नहीं है वो पूरा पूरा उठा लेना है। जैसे ए और ए क्यूब में देखो तो यहाँ क्या कॉमन है, दैट इज ए क्यूब। अरे क्या कॉमन है, ए क्यूब। बी1 और बी1 स्क्वायर में क्या कॉमन है, दैट इज बी1 स्क्वायर, यानी कि ये एलसीएम में बी1 स्क्वायर आ जाएगा। इधर देखो 2 1 और 2 2, तो यहाँ क्या रहेगा 2 की पावर 2 और यहाँ क्या रहेगा 3 का स्क्वायर और यहाँ क्या रहेगा 5 की पावर 1, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो कॉमन नहीं है, यहीं पर डायरेक्टली पूरा आ जाएगा, दैट इज 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 इंटू 2 का स्क्वायर। दिस इज योर एलसीएम। एचसीएफ में क्या है, अगर यही एचसीएफ होता, अगर यही क्या होता है एचसीएफ होता, तो एचसीएफ में जो कॉमन है वो उठाते सिर्फ। जैसे यहाँ देखो 2 कॉमन है तो दैट इज 2 की पावर 1, और जो कॉमन है उसकी भी लोएस्ट पावर उठाते। 3 की कोई कॉमन नहीं है, 3 ऊपर है सिर्फ, नीचे नहीं है, 5 नीचे है ऊपर नहीं है। इधर ए स्क्वायर में क्या कॉमन है, इधर ए कॉमन जो है ए स्क्वायर है और सबसे छोटा भी ए स्क्वायर है, और इधर क्या है बी की पावर। तो इसका एचसीएफ जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा, दैट इज 2a स्क्वायर इंटू बी, ठीक। और एलसीएम ही आ जाएगा, दैट इज 9 9 इंटू 5 45, अब 45 इंटू 4 दैट इज 180 आ जाएगा, ठीक है। 45 180 ए क्यूब बी स्क्वायर। दिस इज योर एलसीएम एंड दिस इज योर एचसीएफ। तो बस ये याद रख लीजिएगा, जब भी आपको ऐसे फॉर्मेटिंग में दे दे तो एलसीएम में क्या लेना है, एलसीएम में आपको जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है, जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करना है, और जो अनकॉमन है उसको भी सिलेक्ट करना है, जो अनकॉमन है उसको भी सिलेक्ट करना है, और जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर। और एचसीएफ में क्या है, सिर्फ वही सिलेक्ट करना है जो कॉमन है, सिर्फ वही सिलेक्ट करना है जो कॉमन है और जिसकी पावर क्या है सबसे छोटी है, ठीक है। इसमें अगला एक और चीज पूछता है, दैट इज चेक वेदर। चेक वेदर 4 की पावर n 6 की पावर n ऐसा कुछ दे देगा, कैन एंड विद डिजिट 0 और नॉट, एंड विद डिजिट 0 और नॉट। तो क्या वो 0 के साथ एंड करेगा, यस और नो, इसी को एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, इसी को एक्सप्लेन आउट करना है। तो इसको एक्सप्लेन आउट करने के लिए तो फिर आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, फॉर हैविंग जीरोस इन द एंड डिजिट we must have a factor of हमारे पास 0 बनाने के लिए क्या होना चाहिए, फैक्टर होने चाहिए 2 और 5 के, दैट इज फैक्टर ऑफ 2 की पावर m एंड इंटू 5 की पावर n। बट इन 4 की पावर n, आप 4 की पावर n ले लो तो 4 की पावर n ले लो, 6 की पावर n ले लो तो 6 की पावर n ले लो। 4 की पावर n को आप क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है n। तो ये बेसिकली इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पर गौर से देखो, सिर्फ 2 की फैक्टर्स हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या है 2 के फैक्टर्स है, 5 का फैक्टर है ही नहीं। तो 0 होने के लिए यहाँ पर 5 का फैक्टर भी मौजूद होना जरूरी है। बट इन 4 की पावर n ओनली, यहाँ पर लिख दो दिस इज फैक्टर, फिर लिखो कि 5 फैक्टर ऑफ 5 इज मिसिंग, फैक्टर ऑफ 5 इज मिसिंग, हेंस 4 की पावर n, या फिर ऐसी 6 की पावर n होगा, से 4 की पावर n और 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 एंड विद डिजिट 0, ठीक है। ये कभी 0 के साथ एंड नहीं करेगा, क्लियर है। आओ एक और सवाल आपके एनसीईआरटी में है, दैट इज वो वाला कि शो दैट दिस इज अ प्राइम, या शो दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर। आपको कुछ फैक्टर्स दे रखा, आपको कुछ नंबर मल्टीप्लिकेशन में दे रखा होगा, दैट इज लेट्स से 11 इंटू 13 इंटू 13, ऐसी दे दो 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 5 प्लस 17, ऐसा कुछ करके दे दिया। तो अब इसको क्या करना है, आपको कंपोजिट शो करना है। तो कंपोजिट शो करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा कॉमन है। तो कौन सा फैक्टर कॉमन है, 17, जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लो। तो यहाँ 17 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 11 इंटू 13 इंटू 5 प्लस 1। तो अब देखो खुद तो एक 17 फैक्टर हो ही गया, एक तो खुद 17 फैक्टर हो गया, और एक पूरा नंबर ये फैक्टर हो गया, और एक 1 फैक्टर हो गया। तो कंपोजिट नंबर्स आर दोज हु हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो एक 17, देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो एक 17 फैक्टर हो गया, और एक खुद ये फैक्टर हो जाएगा, और एक आपका 1 तो है ही है। चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, फिर उसके भी फर्दर फैक्टर्स हो जाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि here 17 is a factor and this number is also a factor and 1 is also a factor, hence this number is a composite number। ठीक है, चलो इस चैप्टर में आज सच इतना ही है, और वही आपको मैं वही क्या नाम है 3 बेल्स वाले सवाल नहीं करा रहा, आप उसको देख लीजिएगा। ये आपका रियल नंबर 6 नंबर का इतने में ही फिक्स हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक ना मैं एक ही साथ कराऊंगा, क्योंकि वो दोनों सवाल क्या है, वो दोनों ना लगभग क्या है एक जैसे ही है। इसी वजह से देखो पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक में सबसे पहला इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट पूछता है। एमसीक्यू फॉर्मेट क्या पूछता है कि आपको दे रखा है, चलो ये देखो कोई आपका पीएक्स पॉलिनोमियल है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 7। अगर कह दे कि इफ 2 इज द रूट, 2 इज द जीरो ऑफ द 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी। तो जब भी आपको ऐसा सवाल दे कि आपको एक पॉलिनोमियल दे और उसमें कोई चीज कोई डेटा क्या दे दे, अननोन दे दे, और आपको एक उसका जीरो दे दे, तो आपको सॉल्व करके निकालना नहीं है, आपको बस ये वैल्यू इसमें क्या कर देनी है, पटक देनी है, और पटकने के बाद पूरी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, जीरो, और आप उसके बाद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, के इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 7, यहाँ से आपके की वैल्यू आसानी से बराबर कर दीजिए जीरो के, और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पहला सवाल, पहला फॉर्मेटिंग का आपका यही सवाल बनता है कि आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा, उसमें कोई एक डेटा अननोन होगा और आपको जीरो दे रखा होगा, और फिर आपको सॉल्व करना होगा। क्लियर है। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपको जीरो ना गिवन होकर आपको क्या गिवन होगा, सम ऑफ जीरोस गिवन होगा। क्या गिवन होगा, सम ऑफ जीरोस। यही सेम सवाल है, लेट्स से यही सेम सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इफ 2 इज द सम ऑफ द जीरोस, if 2 is the sum of the zeros, find the value of k, find the value of k। ये दूसरा फॉर्मेटिंग का सवाल हो गया कि आपको जीरो ना गिवन होने के बजाय सम गिवन होगा, या सम के बजाय यहां पर क्या गिवन होगा, प्रोडक्ट भी गिवन हो सकता है। सम के बजाय क्या गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी गिवन हो सकता है। तब भी आपको k की वैल्यूज फाइंड करनी होगी, तो तब उस केस में वैल्यूज नहीं भटकेंगे, तब उस केस में वैल्यूज नहीं भटकेंगे, तब उस केस में हम लगाएंगे सम ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर आपको ना जब भी देखो एमसीक्यू में आएगा तो आपको एबीसी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप उसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। दैट इज यहाँ पर बी क्या आएगा, माइनस 4 दे रखा है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या हो जाएगा के, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज 2k। तो यहाँ से 4 बाई के इक्वल्स टू क्या आ गया, 2, तो यहाँ से के क्या आ जाएगा, के आ जाएगा 2 अगेन। अरे कोई तकलीफ है यहाँ पर, बोलो। तो ये चीज आ गई आपकी कौन सी, ये दो फॉर्मेटिंग के सवाल हो गए, जिसमें आपको पहले जीरोस दे रखा होगा तो उसकी वैल्यू पटक के आपको निकालनी होगी के की, फिर दूसरा सम ऑफ द जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन होगा, तब जाके निकालना होगा। यही सेम सवाल आपके क्या नाम है 11th एंट्रेंस के क्वेश्चंस में आते हैं, डिट्टो सवाल, डिट्टो यही सीबीएसई भी पूछता है। आई बात समझ में, चलो इसको उतारो फिर मिटाते हैं। चलिए एक और फॉर्मेट पूछता है कि लेट से आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है px, लेट से दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस का 4, ठीक है, ऐसा आपको कुछ दे रखा है। इसके जो जीरोस हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ऐसा कुछ करके आपको दे सकता है, या तो ये पूछ सकता है, या फिर आपको ऐसे दे देगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, ऐसे करके पूछ सकता है, ऐसे करके पूछ दे, मतलब आपको कुछ भी पूछ सकता है, ये पूछ दे, ये पूछ दे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगर ये सब पूछा है, आपको ऐसी चीजें पूछी है, तो सबसे पहले इनको सॉल्व करो। सबसे पहले क्या करो, इनको सॉल्व करो। मान लो पहले वाले को सॉल्व करो तो दिस इज 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करो, दिस विल बिकम व्हाट, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अरे भैया ये तो वही बन गया नॉर्मल सा अपना, दैट इज ऊपर मिला सम ऑफ रूट और नीचे मिला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां से सम ऑफ रूट निकालेंगे माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस का 3/1, और यहां से क्या आ जाएगा, प्लस का 4, खत्म, 4/1। तो आपको सम ऑफ रूट ये मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये मिल गया, यहाँ वैल्यू पटक दो, दैट इज माइनस 3/4। अरे कोई तकलीफ, यहां पर इस तरीके से पूछ सकते, अच्छा सर ये भी तो वही है, दिस इज अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसको क्या कर देना है, 2 टाइम्स कर देना है। यही सेम सवाल रहेगा तो आपको पटक दो डायरेक्टली, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या मिलेगा, -3 प्लस 2 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा -3 प्लस 8, दैट इज प्लस का 5। तो इस तरीके से आपके एक फॉर्मेटिंग के क्वेश्चंस और बन सकते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में अंदर मैंने अभी तक 3 फॉर्मेटिंग दिखा दिया, रियल नंबर हम देख चुके हैं, पॉलिनोमियल ये देख रहे हैं, अब पॉलिनोमियल में 2-3 फॉर्मेट और बनते हैं, आओ उसको देखते हैं, इसको हटाते हैं।
चलो अगला जो फॉर्मेटिंग का सवाल है इसके अंदर कि आपको दे रखा होगा लेट्स से कोई px पॉलिनोमियल है अगेन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ऐसा कुछ पॉलिनोमियल है और आपको बोल दे कि इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा प्लस बीटा हैं, इसके जो जीरोस हैं वो क्या है अल्फा प्लस मतलब अल्फा और बीटा हैं जीरोस इसके। तो अब एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए जो इनके जीरोस के क्या हो डबल हो, जो इनके जीरोस के क्या हो डबल हो। अब वो कैसे फाइंड करेंगे? तो जब इनके जीरोस की जब आप डबल निकालोगे तो पहला फॉर्मेटिंग यही है कि अगर ये 3 से 4 नंबर का सवाल आया तो आप यहाँ से जीरोस निकालिए, यहाँ से क्या निकालिए जीरोस निकालिए, और जीरोस निकालने के बाद इसकी क्वाड्रेटिक क्या नाम पॉलिनोमियल फॉर्म करना आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उस पॉलिनोमियल फॉर्म करने का एक फॉर्मूला मिलता है दैट इज k टाइम्स x स्क्वायर माइनस यहाँ आएगा सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्लस का क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये आपकी पूरी इक्वेशन बनती है दैट इज k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये रहा हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आपको क्या करनी है वैल्यूज पटकनी है। आपको एक और फॉर्मेटिंग का सवाल पूछ सकता है कि दैट इज कि एक ऐसा मतलब आपको रूट्स दे देगा कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने को बोल देगा। या जनरली जो पूछता है वो डबल या ट्रिपल या हाफ का ही पूछता है कि इसके जो जीरोस हैं इससे हाफ है या इसके जो जीरोस हैं इससे क्या है डबल है। तो आप एक नया पॉलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर आपको क्या गिवन हो, ऐसे ही यही सेम सवाल बनता है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यहाँ पर पॉलिनोमियल के अंदर सम ऑफ जीरोस बन जाते हैं और वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये बन जाते हैं सम ऑफ रूट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं सम ऑफ रूट्स। अब बात करते हैं अपने दैट इज नहीं पॉलिनोमियल में एक और चीज बच जाती है दैट इज वेरीफाई द रिलेशनशिप between coefficient and zeros, कि आपने जो भी जीरोस निकाला उसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें पता है दैट इज जो आपका सम ऑफ रूट्स होगा वो किसके बराबर होगा माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अरे क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो बस ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मेन चीज है वो पूछता है दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। क्या पूछता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में आपको चेक करना है d दैट इज डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। जो हमारा क्वाड्रेटिक का पूरा फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स आते हैं अल्फा और बीटा, उसको निकालने का सिंपल तरीका है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये पूरे में 2a है, पहली बात तो ये जान लेना। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं सिर्फ इसी में 2a ले लेते हैं, इसी वाले सेक्शन में 2a ले लेते हैं, ना कि पूरे में। ये पूरे में 2a है। अच्छा सर ये एबीसी क्या है? तो एबीसी आप जानते होंगे, बहुत बेसिक चीजें हैं। दैट इज क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो उसमें a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x और c क्या है कांस्टेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इसी को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। कि अगर आपसे मिडिल टर्म स्प्लिट भी नहीं हो रहा, जैसे पॉलिनोमियल में एक और पूछ देता है दैट इज आपके फाइंड द जीरोस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से पूछ देगा, या फिर फाइंड द जीरोस। तो अब जीरोस फाइंड करने के लिए आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रहा तब आप ये कर सकते हैं, दैट इज ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। आई बात सुनिए। चलो अब इसमें मेनली पूछता है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में हमें करना होता है इस पूरे टर्म को बोलते हैं डी। इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं डी, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। अगर डी जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है तो इस केस में डी जो आपकी जो वैल्यूज या जीरोस होते हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। कैसे होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर d इक्वल्स टू 0 होता है तो इस केस में रियल एंड इक्वल होते हैं। क्या होते हैं रियल एंड इक्वल। और d अगर लेस देन 0 है तो आपका इमेजिनरी रूट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। तो ये 3 कंडीशन है। यानी कि अगर आपको सवाल में बोल देगा, अगर आपको सवाल बोला कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है लेट्स से x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब आपको क्या करना है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए तो आपको क्या चेक करना है a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू 4। 10 अब ये फॉर्मूला लगाओ, d चेक कर लो डायरेक्टली, दैट इज d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac।
तो बी स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस का 4, ए कितना है a इज 1 और c इज व्हाट 4, तो ये कितना आ गया 9 माइनस 16 दैट इज आपका क्या आ गया माइनस का 7। तो डी आपका माइनस 7 आ गया, यानी कि इसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे इमेजिनरी रूट्स आएंगे, इसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे इमेजिनरी रूट्स आएंगे। क्लियर, एक फॉर्मेटिंग का ये सवाल हो गया। अब यही सेम सवाल रहेगा, बस थोड़ा सा क्या फर्क हो जाएगा, दैट इज लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच नेचर ऑफ रूट्स आर रियल, फॉर विच nature of roots are real, nature of roots are real, पहला सवाल real, दूसरा imaginary, तीसरा real and equal, चौथा real and distinct। मैं एक ही सवाल में जितने फॉर्मेटिंग बन सकते हैं मैं आपको वही दिखा दे रहा हूं कि रियल, आपसे रियल भी पूछ सकता है, तो रियल की कंडीशन क्या होगी, रियल की कंडीशन होगी d ग्रेटर देन 0। क्या सिर्फ यही होगी ना, रियल की कंडीशन ये दोनों है, तो ग्रेटर देन भी 0 और इक्वल टू 0 भी, तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ रियल में सिर्फ ये वाला कर दिया तो गलत माना जाएगा आपका, तो दोनों के दोनों होते हैं, तो d ग्रेटर देन 0 आपको चेक करना होगा, फिर आपको वैल्यूज पटक दो, बी स्क्वायर इज व्हाट के स्क्वायर माइनस का 4 ac कितना आया, ये तो 16 आया, तो इसको ऐसे लिख दो, तो के स्क्वायर माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा 0। सॉल्विंग पे ऐसे ले जाते हैं, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा तो 16, तो के इज मस्ट बी प्लस माइनस 4, तो के की वैल्यूज क्या होनी चाहिए प्लस माइनस 4 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यूज क्या रहेगी रियल रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, दोनों की कंडीशन में क्या आ जाएगा रियल रूट्स आएंगे। अगर आपको इमेजिनरी रूट्स बोला है तो इमेजिनरी रूट्स में क्या हो जाएगा d लेस देन 0 होना चाहिए, तो के स्क्वायर माइनस 16 मस्ट बी लेस देन 0 होना चाहिए। यहां से फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, रियल एंड इक्वल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर के स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू क्या कर देंगे 0, यहाँ पर भी क्या कर देंगे के स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0 सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सारी कंडीशंस हैं जिसमें आपसे ये सारी चीजें पूछ सकता है नेचर ऑफ रूट्स, कि अगर आपको देखो डायरेक्टली एक तो पूरी क्वेश्चन गिवन होगी पूरी क्वाड्रेटिक, उसमें आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना होगा, या फिर आपको एक वेरिएबल टर्म गिवन होगा जिसमें आपको उस वेरिएबल के कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना होगा कि क्या बन सकता है, तो ये आप चीज आपको चेक करनी होंगी। क्लियर है। दूसरा बन सकता है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और कहेगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, या और फाइंड द जीरोस, आल्सो फाइंड द जीरोस एंड फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, ऐसे भी कर सकता है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा दो और देख लो प्लस है या माइनस है, अंदर वाला टर्म क्या है प्लस बन रहा है तो आपके क्या हो जाएंगे रियल हो जाएंगे, अंदर वाला टर्म माइनस बन रहा है तो रूट के अंदर माइनस क्या होता है अपने आप इमेजिनरी होता है। इसको उतार लो फिर अगला सवाल कराते हैं। चलिए बाकी क्वाड्रेटिक के अंदर आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है एनसीईआरटी के अंदर, हम उसको देख लेते हैं एक बार कि एनसीईआरटी के अंदर ना आपके पास एक इंपॉर्टेंट सवाल है दैट इज कॉटेज इंडस्ट्री वाला, आपने सवाल देखा होगा कॉटेज इंडस्ट्री एग्जाम क्या नाम है आपकी एक्सरसाइज के नीचे से ऊपर वाला, मतलब चौथा सवाल होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्री वाला सवाल जिसमें कॉटेज इंडस्ट्री बनाया जा रहा है वो वाला सवाल, एक और ऐसे आपको मिल जाएगा दैट इज कि जिसमें आपको मिलेगा दैट वो क्या नाम है पोल वाला, पोल हैज इरेक्टेड ऑन अ पॉइंट ऑफ बाउंड्री ऑन अ सर्कुलर पार्क वाला, ठीक है। अ पोल हैज इरेक्टेड has to be erected at a point on the boundary तो बेसिकली कहने का मतलब है ये पूरा है तो एनसीईआरटी का ही सवाल, पूरा पूरा क्या है एनसीईआरटी का सवाल है जिसके अंदर ये आते हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे पास इतना समय तो है नहीं, अगेन मैं माजरत चाहता हूँ लेट के लिए, लेकिन हाँ ये वर्ड प्रॉब्लम्स हम करा तो नहीं सकते हैं, तो आपको बस कुछ नहीं, जिसको आता है वेल एंड गुड, वो चुपचाप बस इसको क्या करे क्वाड्रेटिक फॉर्म करे और सॉल्व कर ले, क्वाड्रेटिक फॉर्म कर ले और सॉल्व कर ले, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्या हो गया खत्म। तो रियल पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक हो गया फिनिश। आइए बात करते हैं आपके लीनियर इक्वेशन की। चलो लीनियर इक्वेशन देखो, लीनियर इक्वेशन में आपके पास ना पहले तो सॉल्विंग मेथड आएगा, तो सॉल्विंग मेथड में हमारे पास दो ही है दैट इज सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। आपको दोनों मेथड कट टू कट बहुत अच्छे से आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। आपको जो मेथड बोल दे, अगर आपको कोई मेथड स्पेसिफाई ना करे
फिर उसके बाद आपको वही करना है जिस पर आपने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की है, चाहे सब्स्टिट्यूशन पर की है तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन पे की हो तो एलिमिनेशन। आपको जो आसान लगता हो, जो सबसे ज्यादा इजी लगता हो, या जिस पर आपने सबसे ज्यादा मेहनत की हो, एलिमिनेशन पर की है तो एलिमिनेशन से पूरा सवाल कर दीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन से की है तो सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि अब आप नया चेंज करेंगे तो आपको उसमें फंस भी सकते हैं, इसलिए जो आपने तैयारी की है बस उसी पर काम करिए। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। दूसरा इसमें ये पूछता है दैट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा, लेट्स से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब आपको यहां से पूछेगा कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल है कि नॉट पैरेलल है, कोइंसाइडिंग है या फिर नॉट कोइंसाइडिंग है, या फिर आपका क्या है, नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर क्या आपका इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन। तो ऐसी कंडीशंस आपको पुट कर सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको देखो, ये बहुत आसान और जल्दी करने वाले सवाल होते हैं, एमसीक्यू में ही पूछता है, बहुत आसान और जल्दी करने वाले सवाल। दैट इज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सिंपल, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन हो गया। क्या कहलाता है ये? यूनिक सॉल्यूशन। और इसी को हम बोलते हैं क्या? कंसिस्टेंट। अरे क्या बोलते हैं? यही आपका कंसिस्टेंट होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है। जो आपका a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, जब तीनों के तीनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इस केस में ये हो जाता है आपका कोइंसाइडिंग लाइन। क्या हो जाता है? कोइंसाइडिंग लाइन। और ये भी होता है कंसिस्टेंट। ये भी क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है, बट डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता है। और इसके अंदर आपके क्या होंगे? इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन होंगे। कितने? क्योंकि कोइंसाइडिंग है तो कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन। और अगला है दैट इज a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इस केस में आ जाएगा नो सॉल्यूशन। और यही क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। तो इसको भी आप तैयार रखिएगा कि ये देखो, ये ना स्कोरिंग वाले सारे सब्जेक्ट, चारों चैप्टर्स क्या है, स्कोरिंग है और टोटल 20 मार्क्स कंप्राइज करते हैं। ये चारों चैप्टर आपके क्या है, 20 मार्क्स कंप्राइज करते हैं। तो इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार रखिएगा कि इन चारों चीजों में बहुत ज्यादा आपको तालमेल नहीं करना है, बहुत ज्यादा तामझाम कुछ नहीं करना है, बस इक्का दुक्का सवाल में आपको तामझाम करना है। बाकी सब के सब क्या है, एकदम इजी और जल्दी करने वाले। तो 20 मार्क्स आपके बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो इसमें आपको ये वाला फॉर्मेटिंग आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप चीजें कर पाएंगे। इसी में फिर अगला सवाल आता है कि फाइंड द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली। मान लो आपको दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। आपको सिर्फ एक इक्वेशन दे सकता है या दो इक्वेशन दे सकता है। दूसरा इक्वेशन ले मान लो ऐसा दे रखा है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 14 दे रखा है या 20 दे रखा है, जो भी दे रखा हो, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्विंग कैसे करेंगे? वही अपना xy मेथड चलाएंगे। ये रहा x y, पहले इसको 0, फिर पहले x को 0, फिर y को 0, फिर यहां से दो वैल्यूज निकालेंगे और इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो लेट्स से यहां पर आ गया ये वो प्लॉटिंग, लेट्स से आ गया यहां पर प्लॉटिंग। ऐसी हम इसका भी करेंगे, इस वाली का भी करेंगे, x और y। तो लेट्स से वो यहां आ गया ऐसे, लेट से वो यहां आगे मान लीजिए ऐसे कुछ करके दे रहा है। जब भी है, जैसे भी आए, जो भी आए, आपको ये वाली, तो अब इस लाइन पर ना साथ साथ इक्वेशन भी लिख दिया कि ये इस लाइन की इक्वेशन दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 की इक्वेशन है, और ये इस वाली लाइन की इक्वेशन है दैट इज 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 14। आपको ये देखो, एक तो ये ग्राफिकली सॉल्व करने को बोले, तो ये इक्वेशन लिखना है, ये करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ये इक्वेशन लिखना है, ये चीज लिखनी है, इसी में ग्राफ ड्रॉ करनी है, अलग से ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है। इसी ग्राफिक के अंदर आपको ये वाली ग्राफ भी ड्रॉ करनी है, और फिर देखना है कि अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, अगर एक के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है तो इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका एक मेथड हो गया। एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में अगेन मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन हाँ पूछो कि वर्ड प्रॉब्लम में क्या मेन इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम में आपके जो एनसीईआरटी में एक ट्रेन का प्रॉब्लम है, ट्रेन प्रॉब्लम है कि भैया एक गाड़ी, ट्रेन प्रॉब्लम कह दो या बाइक प्रॉब्लम कह दो या स्पीड प्रॉब्लम कह दो, कि एक बाइक है, दो बाइक है जो एक साथ चल रही है, एक डायरेक्शन में चल रही है तो 1 घंटा कम हो जा रहा है, ऑपोजिट चल रही है तो 1 घंटा जल्दी हो जा रहा है। तो ऐसा करके एक सवाल है। ठीक है, दूसरा एज वाला सवाल है, तीसरा डिजिट वाला सवाल है। तीसरा क्या है? डिजिट वाला सवाल है कि इतना किया तो डिजिट रिवर्स हो गया। ये सारी कंडीशंस है। ये आपका पूरा पूरा क्या है? लीनियर इक्वेशन। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसी में से आपको क्या करेगा? खेलेगा।
जैसे अभी पिछली में खेला था वैसे इसमें खेलेगा कि आपको लीनियर इक्वेशन ऐसे दे देगा और आपको दे जैसे इसमें दे रहा ना 2x + 3y = 7, यहाँ आपको ऐसा दे देगा, लेट्स से ये 4x के बजाय क्या दे देगा, आपको kx दे देगा। क्या दे देगा? kx दे देगा। कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इट इज कोइंसाइडिंग। क्या बन जाए? कोइंसाइडिंग बन जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इट इज हैव यूनिक सॉल्यूशन या फिर कंसिस्टेंट बोल दे, या फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इट हैज नो सॉल्यूशन, ऐसा कुछ आपको करके दे सकता है। ये आपका लीनियर इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया। आइए बस नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी और थोड़ा सा जो इजी चैप्टर्स हैं, स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, उनको हम देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में देखो, प्रोबेबिलिटी के सिंपल सा स्टेटमेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये चीज, यही आपको मेन ओवरऑल फॉर्मूला जो प्लेस करना है वो यही करना है। इसमें सिंपल है दैट PE प्लस PE नॉट, ये क्या लिखा? PE नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, इसकी जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई कर रही होती है। किसके बीच में लाई कर रही होती है? 0 और 1 के बीच में लाई कर रही होती है। कभी भी आपसे 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा कहां से कहां लाई करेगी? 0 से 1 के बीच में, ठीक, इसको भी याद रखिए। इसके अलावा जो आपसे पूछता है वो पूछता है डाइस प्रॉब्लम। कौन सा? डाइस प्रॉब्लम, कि अगर डाइस को रोल कर दिया जाए, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है? आपसे पूछ दे कि प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर केम इज सेम या नॉट द सेम। तो सेम बोलेगा तो हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास जो सेम वाली कंडीशन होती है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी कि टोटल कितने हो गए? 6। बाकी जो बचे वो 30 क्या है? 9। सबसे पहले तो आउटकम जानो कि अगर सिंगल डाइस रोल किया तो उसमें जो टोटल आउटकम्स होंगे 6 आउटकम्स होंगे। कितने होंगे? 6 आउटकम्स होंगे। अगर 2 डाइस रोल किया, ये सब आपको पता होगा, 2 डाइस रोल किया तो 6 स्क्वायर दैट इज 36 आउटकम्स होंगे। कितने आउटकम्स? 36 आउटकम। अगर पहले वाले से पूछा तो पहले वाले से क्या पूछेगा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर या डिविजिबल बाय 2 या डिविजिबल बाय 3, ऐसे करके आपको कह देगा। और बहुत हद दर्जे का सवाल बनाना होगा ना तो कह देगा कि भैया एक सिंगल डाइस है जिसको हमने रिप्लेस कर दिया नंबर्स, उसमें नंबर्स ही रिप्लेस कर दिए। उसमें जो सिंगल डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 6 होते हैं उसको रिप्लेस कर दिया 2 4 6 8 10 से, 2 4 6 8 10 12 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। रिप्लेस बाय इवन नंबर्स बोल दिया, इन फर्स्ट इवन नंबर्स बोल दिया। अब आपको ऐसा करके दे दे तब आपको कहे कि भैया ऐसा बताइए जो कि 2 के फैक्टर्स हैं या 3 के फैक्टर्स हैं या फिर जो ग्रेटर देन 6 आ रहे हैं, या सम क्या है, मतलब सम नहीं, जो नंबर जो आए ग्रेटर देन 6 आए। अब आपके जहन में यही चल रहा होगा तो आप इसके बारे में सोच ही नहीं पाओगे। ग्रेटर देन 6 तो ये है, आपके जहन में अगर ये चल रहा होगा तो ग्रेटर देन 6 में आप क्या मार्क कराओगे? 0, क्योंकि डाइस के अंदर ग्रेटर देन 6 होता ही नहीं है। भैया आपने ये भी सवाल पढ़ो कि डाइस के जो पासे होते हैं उसके नंबर जो हैं रिप्लेस कर दिए गए इन नंबरों से, राइट वाला चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना? तो सिंगल डाइस में बहुत इतना सा आसान सा पूछता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। 2 डाइस रोल में भी आसान ही है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा आउटकम ज्यादा है तो हो सकता है आपको शायद मुश्किल आ जाए। आपको देखो अगर बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है तो आप बेहतर है कि क्या बना लें, चार्ट बना लें पूरा। इधर से 1 2 3 4 5 और 6, इधर से भी 1, ऐसे पूरा क्या बन रहे? आप लोग टेबल बना रहे। टेबल बनाने के बाद फिर आउटकम्स लिखें, टेबल बनाने के बाद फिर आप चीजें लिखेंगे तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये आपको इसके अंदर जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है कि नॉट हैविंग सेम नंबर्स, हैविंग सेम नंबर्स, तो हैविंग सेम नंबर्स के क्या हो जाएंगे? 6/36, और नॉट हैविंग सेम नंबर के 30/36। ऐसी पूछ सकता है कि द सम इज इवन, क्या आ जाए? सम इवन, तो आपको सम इवन वाला सेलेक्ट करना पड़ जाएगा, जिसमें से क्या आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 1। ऐसे आपको 2 2 मिल जाएगा। ये सारे जो आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? इवन नंबर्स हो जाएंगे। फिर आपको और भी सेलेक्ट करने होंगे इवन नंबर्स, कि सम आ जाए इवन, सम आ जाए ऑड, या सम जो आ जाए ग्रेटर देन 12 आ जाए, या सम जो आ जाए या लेस देन क्या रहे? 5 रह जाए। तो ऐसे आपको प्रोबेबिलिटीज पूछी जा सकती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कार्ड प्रॉब्लम। अब हम कार्ड के बारे में देखते हैं, इसको मिटाता। डेक ऑफ कार्ड्स प्रॉब्लम। अगर आप देखो 52 डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं, मतलब एक वेल शफल्ड कार्ड के अंदर 52 डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं या 52 कार्ड्स होते हैं, आप जो कहना चाहो वो कह लो। 52 सिंपल से कार्ड होते हैं। इस 52 के अंदर 2 कलर्स में, पहले कलर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहले क्या होता है?
कलर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है लाल और एक होता है ब्लैक। जो रेड होते हैं वो होते हैं 26, ब्लैक होते हैं वो भी क्या होते हैं 26। जो रेड होते हैं ये फर्दर दो में टूटता है, दैट इज हार्ट एंड डायमंड, हार्ट एंड डायमंड। और ये जो ब्लैक होते हैं ये फिर इसके अंदर टूटते हैं, दैट इज क्लब एंड स्पेड, क्लब और स्पेड के अंदर। ठीक है, अब हार्ट में कितने, हार्ट में भी होते हैं 13, डायमंड में भी होते हैं 13, क्लब में भी होते हैं 13 और स्पीड के अंदर भी होते हैं 13। अब इसमें खास बात, आप लोग ना जो गलती करते हो, आपसे बोल दिया जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ हार्ट्स, क्या बोल दोगे एस ऑफ हार्ट, तो आप अभी भी टोटल आउटकम क्या लेने लग जाते हो 52। अरे मेरा बेटा उसमें बोल दिया ना एस ऑफ हार्ट, किसका बोला है हार्ट का, तो हार्ट में कितने हैं 13 है, तो यहाँ 52 के बजाय क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब हार्ट के अंदर एस कितना होता है 1 होता है, तो 1/30। अगर आपको कलर स्पेसिफाई कर दे तो टोटल आउटकम 26 हो जाएगा, अगर आपको कार्ड स्पेसिफाई कर दे तो टोटल आउटकम 52 हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी स्पेसिफाई ना करे तब आप भी आपका क्या रहेगा 52। अगर आपको स्पेसिफाई कर दे हार्ट, डायमंड, क्लब या स्पीड या रेड कलर या ब्लैक कलर स्पेसिफाई कर दे तो आउटकम्स चेंज हो जाएंगे। फेवरेबल आउटकम तो जो भी रहेगा वो अलग बात है, लेकिन टोटल आउटकम्स ही आपके क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। अगर आप कोई ऐसा कर दे तो आपको चेंज हो जाएंगे, पक्का ना। अब इसमें पूछ देगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फेस, मतलब क्या हो रेड कलर का फेस कार्ड निकले, कितने का रेड कलर का फेस कार्ड। तो रेड कलर सबसे पहले टोटल आउटकम्स लिखा करो, लाल कलर बोला मतलब 26। अब 26 के अंदर फेस कार्ड कितने, तो हार्ट के अंदर होते हैं 3 फेस कार्ड, कौन सा आपका किंग क्वीन जैक, 3 फेस कार्ड ये हो गए आपके हार्ट के, 3 आपके किस में हो जाएंगे डायमंड के हो जाएंगे, तो 3 और 3 6। अब 52 वेल शफल्ड कार्ड के अंदर कितने टोटल फेस कार्ड्स होते हैं, दैट इज 12, 3 इसके 3 इसके 3 इसके 3 इसके किंग क्वीन जैक। क्लियर है, चलो ये भी हो गया, इतना ही बस। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, किसका पूछा है, हार्ट का पूछा है, डायमंड का पूछा है, लाल कलर का पूछा है या 52 डेक ऑफ कार्ड्स का पूछा है, ब्लैक क्लब का पूछा है, स्पीड का पूछा है, ब्लैक कलर का पूछा है या 52 डेक ऑफ कार्ड्स का पूछा है। इसलिए ये याद रखिएगा, क्योंकि जिसका पूछा है उसके हिसाब से टोटल आउटकम चेंज हो जाएगा। कभी टोटल आउटकम अगर स्पेसिफाई कर दिया इनको तो उस पे तो टोटल आउटकम 13 हो जाएगा, अगर कलर को स्पेसिफाई कर दिया तो आपका टोटल आउटकम 26 हो जाएगा, अगर आपको ये स्पेसिफाई कर दिया तो टोटल आउटकम 52 है, तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको एक और प्रॉब्लम दे रखा होगा कि एक भैया हमने क्या है, एक आपका क्या नाम है, एक आपका बॉक्स रखा है, उसके अंदर हमने ब्लाइंड फोल्ड करके क्या है उसमें से कुछ निकाला, और निकालने के बाद आपको कलर स्पेसिफाई कर देगा और कह देगा कि जो हमने निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, और टोटल आपके जो बॉल्स हैं वो ऐसे ऐसे दे रखा होगा। तो अगेन आपको उसको किससे निकालना होगा, सब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1 से आपको क्या करना होगा निकालना होगा। ऐसी बर्थडे प्रॉब्लम फिर एरिया प्रॉब्लम की उस एरिया पर गिरेगा, इतना ही है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। बाकी एक और है दैट इज कॉइन वाला, कॉइन वाले के चांसेस क्या है बहुत कम है, तो इसीलिए उससे भी आप क्या कर दें, बोले तो करा दो, छोड़ दूं करा दूं। चलो कॉइन प्रॉब्लम देख लो, कॉइन टॉस्ड, कॉइन टॉस्ड में आपके पास सिंगल कॉइन टॉस देखोगे तो सिंपल से सिंगल कॉइन टॉस में क्या मिलेगा, हेड या टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2, टेल इज 1/2, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। 2 कॉइन टॉस में दिक्कत है, 2 कॉइन टॉस, जब 2 कॉइन टॉस होंगे तो उसके आउटकम्स आपको लिखने पड़ेंगे। हो सकता है दोनों में क्या आ जाए, हेड आ जाए, या हो सकता है एक में हेड दूसरे में टेल आ जाए, या हो सकता है पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, या फिर दोनों में क्या आ जाए टेल आ जाए। तो कितने आउटकम्स हो गए, 4 आउटकम्स हो गए। अब आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी इज दैट हेड इज कमिंग आइदर टाइम्स, मतलब दोनों टाइम आ जाए, तो हेड दोनों टाइम आ जाए तो क्या जाएगा 1/4। आपसे पूछ दे कि एटलीस्ट 1 टाइम्स आ जाए, कम से कम एक बार आ जाए, मतलब उससे ज्यादा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा चल जाएगा, अरे बोलो ज्यादा हो जाएगा तो से चल जाएगा। एटलीस्ट 1 हेड बोल दे तो एटलीस्ट 1 हेड यहाँ भी है वहां भी है, अच्छा ज्यादा हो जाए तब भी चल जाएगा, मतलब 1 2 3, तो एटलीस्ट 1 हेड में क्या हो जाएगा 3/4। ऐसे ही बोल देगा एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल उसमें भी क्या हो जाएगा 1 2 और ये 3, तो क्या हो जाएगा 3/4। फिर आपसे पूछेगा एटमोस्ट 1 हेड, क्या बोलेगा, अब एटमोस्ट करके बोलेगा, तो एटमोस्ट का मतलब क्या है, अब एटमोस्ट का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा, उससे कम नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा उतना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या 1 हेड हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड हो तो उससे कम नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा 1 हेड कहां मिलेगा आपको, 1 हेड यहाँ मिलेगा और उससे कम चल जाएगा। एटमोस्ट में क्या है, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, उससे कम चल जाएगा, तो उससे कम में क्या है ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा और
ये भी चल जाएगा, ये वाला नहीं सिलेक्ट होगा, तो दैट इज इसका भी क्या आ जाएगा 3/4, इसका भी क्या आ जाएगा 3/4, सेम टू सेम है, ठीक है। चलिए हमारा प्रोबेबिलिटी की भी क्या हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट्स। तो वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपके पास सिंपल है, दैट इज मीन मीडियन मोड, ये सबको पता होगा, मीन मीडियन मोड। तो मीन के अगेन 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं यहाँ आपको फॉर्मूला बताने नहीं आया हूं। खैर मीन के यहाँ पर 3 फॉर्मूले हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड, दूसरा है आपका अज्यूम इन मेथड, एंड द थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड सिंपल है, दैट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये सिंपल है, दैट इज अपना वही नॉर्मल। अज्यूम मीन मेथड में क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई, ये हो जाएगा एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, और यहां बस एक और चीज ऐड हो जाएगी, दैट इज ए जो आपने अज्यूम मीन माना। स्टेप डेविएशन क्या हो जाएगा, स्टेप डेविएशन हो जाएगा ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच हो जाएगा। इसमें यू आई क्या है, यू आई होता है एक्स आई माइनस ए, यू आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए, और आपका डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अरे सर ये एक्स आई क्या है, तो एक्स आई इज क्लास मार्क, एक्स आई क्या है आपका क्लास मार्क, अगर एक्स आई क्या है क्लास मार्क। खैर मीडियन है हमारे पास, मीडियन का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है और जो मोड का फॉर्मूला होता है, मोड का हमारे देखो फॉर्मूले हमारे पास अगर याद हो तो बढ़िया है, ना याद हो तो आप सवाल को बहुत कम चांसेस है कि सवाल को अटेम्प्ट कर पाएंगे, बहुत कम चांसेस। जो अगर पूछा मीन में, अगर मीन में पूछा, मीन ही सवाल आ गया तो आपसे कह दे, अगर मीन आया तो 5 नंबर में आएगा डायरेक्टली, मीन आया तो कह सकता है तीनों मेथड से करके दे दो, क्या कर देगा तीनों मेथड से करके दे दो, या फिर आपको क्या कोई एक मेथड दे देगा और कोई एक चीज अननोन होगी उसमें कैलकुलेट करने को बोलेगा। इसी तीनों में एक और रिलेशन है, दैट इज 3 मीडियन, एक और रिलेशन है 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। ठीक है, एक ये भी रिलेशन है कि आपको ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आपको ये दे देगा कि मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है, आपको कैलकुलेट करने को दे दो, मोड कैलकुलेट करने को दे दो, तब भी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो आसानी के साथ। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। तो ये आपका मीन हो गया, ये रिलेशन हो गया। और मीडियन और मोड में सिंपल जो सवाल बनता है वो वही टेबुलर फॉर्म में बनता है, और टेबुलर फॉर्म में बनने के बाद आपको जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक फ्रीक्वेंसी क्या होती है अननोन होती है, उस फ्रीक्वेंसी अननोन की आपको वैल्यूज निकालनी रहती है, उसकी क्या निकालनी रहती है अननोन वैल्यूज निकालनी रहती है। क्लियर है, तो ये चीजें हैं। देखो मीडियन में हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो सिंपल है, वो क्या है दैट इज एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अरे क्या बनता है, ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला बनता है, जिसमें एल जो होता है वो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास होती है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एन आपको जो आपको ना फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है उसको फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 2 करना होता है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप उसी फ्रीक्वेंसी से निकाल लेते हैं, और अपॉन फ्रीक्वेंसी जो ये जो आपकी ये क्या नाम है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली जाती है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली जाती है जो आपकी मीडियन क्लास आई है उससे प्रीवियस वाली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके लिए जाती है, मीडियन क्लास से प्रीवियस वाली, और फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास वाली। और एच क्या हो जाता है आपकी क्लास साइज, जो भी आपको क्लास साइज गिवन होगा उससे आपको क्या कर देना होगा मल्टीप्लाई। तो ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है। मोड का हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है दैट इज एल प्लस, इसका फॉर्मूला शायद मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका मुझे फॉर्मूला याद नहीं, एल प्लस 2f1 समथिंग ऐसा बनता है इंटू एच बनता है, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई, ये तीनों आपका क्या होगा मीडियन मोड का फॉर्मूला बन गया, और इसी से सवाल बनता है। और भी अगर आसान सवाल बनते होंगे तो वो क्लास 8th वाले बनते होंगे, कि आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है कि कोई एक ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, और आपको सम ऑफ मल्टीपल ऑब्जर्वेशन गिवन होगा। जैसे मान लो एक सवाल दे दिया सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 45, फिर आपको कह देगा सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज दिस, सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज दिस, तो फाइंड द थर्ड टर्म, आपको थर्ड टर्म फाइंड करना होगा। तो अगेन वही सवाल है सिंपल सा, दैट इज क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो यहां से क्या करेंगे, यहाँ से लेट से x1 से लेकर x5 तक का सम दे रखा है डिवाइड बाई 5 बराबर लेट से आपको मीन जो दे रखा है वो x बार दे रखा है, कोई तकलीफ है। तो यहाँ से x1 से लेकर x5 तक का सम क्या आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ x बार, और फिर आपको लास्ट का दे रखा है दैट इज x3 से लेकर x5, उसका मीन आपको दे रखा होगा समथिंग। फिर ऐसी आपको ये शुरुआत का है, ये लास्ट का है, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा वहां से हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो हमारा स्टैट्स वाला भी हिस्सा क्या हो गया कंप्लीट हो गया।
ठीक है, तो हमारे कितने चैप्टर्स हो गए? रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, लीनियर, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। तो 6 चैप्टर आपके टोटल 41 मार्क्स के हो गए, यानी कि हमने मोर देन 50% पेपर कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में कुछ बेसिक चीजें हैं, वो पूछता है, उसको हम कवर करते हैं। देखो ट्रायंगल्स में जो सबसे पहली चीज बनती है वो है स्टेट पीपीटी या थेल्स थ्योरम। इसी को हम क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आपको स्टेटमेंट, स्टेट बीपीटी एंड प्रूफ इट, जो भी हो, स्टेटमेंट ऑफ बीपीटी एंड प्रूव इट। तो आपको बीपीटी का स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए और उसका प्रूविंग भी याद होना चाहिए। ये आएगा तो डायरेक्टली 5 नंबर का आएगा, या फिर उसकी एक एक्सरसाइज का कोई सवाल आ जाएगा, तो आपको करके करना ही पड़ेगा। ना का कोई सवाल नहीं है, आपको कर रहे होंगे तो बढ़िया सा है, नहीं कर रहे होंगे तो कोई मसला नहीं, आपके नंबर उसी के हिसाब से आएंगे। इसमें मेरी कोई, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये है आपके एमसीक्यूज में और सॉल्विंग टेक्निक जल्दी जल्दी करा सकता हूँ। इसमें बीपीटी में जो आएगा एमसीक्यूज एक आते हैं, और नॉर्मल सवाल भी आएगा, तो वो भी थोड़ा सा क्या रहता है? इजी रहता है। वो क्या रहता है? देखो आपको ऐसा दे देगा ए बी सी डी और ई दे देगा। आपको लेट से ये दे दिया 3, ये दे दिया 4, ये दे दिया x, ये दे दिया 5, ऐसा कुछ दे दिया, आपको x फाइंड करना रहेगा। तो सिंपल है, बीपीटी लगा दो। तो बीपीटी में देखो, बीपीटी लगाने का तरीका भी पता होना चाहिए। छोटू अपॉन छोटू, ये छोटा है अपॉन ये छोटा, छोटू अपॉन छोटू, यानी कि 3/4 इज इक्वल टू x/5, खत्म। एक चीज। अब ये रहा पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम देखो, मैं एबीसीडी नहीं लिख रहा, मैं बता रहा हूँ। चलो, तो ये देखो, छोटू अपॉन छोटा लिख दिया कि फाइंड द लेंथ ऑफ दिस कंप्लीट होल। आपको कब पूरे की लेंथ निकालनी होगी, तो पूरे की लेंथ निकालने का तरीका क्या है कि जो जानकारी है अपॉन टोटल, जो जानकारी है अपॉन टोटल अपॉन टोटल, यहां से ले लो। तो जैसे इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला तरीका क्या है? 6/4 इज इक्वल टू x/4 करके आप यहां से x निकाल लो और 4 + x ऐड कर दो, तो टोटल लेंथ आ गई। पहला तरीका। ठीक। दूसरा तरीका क्या है? मैं बीपीटी लगाने का तरीका बता रहा हूं, अभी तो खैर वो सवाल ध्यान में नहीं आ रहा है जिसमें पूरा चीज बताया जाता है। जो दूसरी चीज है, ये बोल सकता है यहाँ पर कि यहाँ पर छोटा अपॉन 6 अपॉन बड़ा, मतलब पूरा, तो 6 + 4, 6/6 + 4 बराबर होगा x अपॉन x + 4। नो डाउट अभी कैलकुलेशन आपको ज्यादा लग रही होगी मुश्किल, कि पहला वाला ज्यादा आसान है, आपको अभी मुश्किल लग रही होगी। लेकिन हाँ, एक ऐसा सवाल आएगा जिसमें आप, मतलब मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि आप दिस अपॉन दिस बराबर होगा दिस अपॉन दिस के भी, और ये भी बराबर होगा दिस अपॉन पूरा बराबर होगा दिस अपॉन पूरे की, या फिर पूरा अपॉन दिस बराबर होगा पूरा अपॉन दिस के। क्लियर है? पक्का? अब एक और सवाल सुनो, तीसरा फॉर्मेटिंग। जो तीसरा फॉर्मेटिंग है इसके अंदर, वो ये है कि आपको ये गिवन है, आपको क्या है? ये गिवन है आपको, लेट से ये आपको मान लो 2 गिवन है और ये आपको 4 गिवन है। ये क्या गिवन है? 2 और 4, और ये आपको लेट से x गिवन है और ये आपको लेट से मान लो 3 गिवन है। अब कैसे करें? अब बताओ। तो अब इसमें काम नहीं चलेगा कि x/3 बराबर होगा 2/4 के, ना 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 ना, ये नहीं होगा। जब भी आपका मिडिल मोस्ट वाला दे दे, मिडिल मतलब ये बीच वाला दे दे हिस्सा, तो बीच वाले हिस्से में आपको क्या लेना होगा? x अपॉन पूरा लेना होगा। क्या लेना होगा? छोटा अपॉन पूरा होगा, वो बराबर होगा किसके? 2/4 के। ये क्लियर रखना याद से। तो ये 3 फॉर्मेटिंग के सवाल बनते हैं। एमसीक्यू में 100% चांसेस है आएंगे। अगर नॉर्मल सवाल में भी आया तो 2 नंबर का ही आता है। नॉर्मल सवाल में भी आया तो सिर्फ 2 नंबर का आता है, ये याद रखना। बाकी अपना 5 नंबर का बीपीटी, 5 नंबर बीपीटी, 2 नंबर का ये, 5 और 2 7 होगा, 1 नंबर का एमसीक्यू। तो इसके टोटल 8 या 9 नंबर के सवाल बनते हैं एट सच। तो इसको तैयार कर लेना, बीपीटी तैयार कर लेना, और एक लास्ट के एक्सरसाइज से सवाल कर लेना जिसमें शो दैट ट्रापीजियम वाला रहता है। ये वाली चीज है, ये सवाल कर लेना। और बाकी ये तो आसान आएगा, तो आप कर ही लोगे। ठीक है, चलो हमारा ट्रायंगल चैप्टर भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको जो मिलेगा वो सिंपल सा है, दैट इज एक तो आपको आर्क लेंथ, पहली चीज आर्क लेंथ, और दूसरी चीज मिलेगी दैट इज सेक्टर एरिया। ठीक, सेक्टर एरिया या शेडेड रीजन का एरिया। तो आर्क लेंथ सिंपल, दैट इज θ/360 इंटू 2πr, और सेक्टर एरिया जो आएगा वो आ जाएगा θ/360 इंटू πr²। सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेकिन इसमें जो थोड़ा सा क्या है, इसकी कैलकुलेशन क्या रहती है? थोड़ी सी टफ रहती है। लेट्स से आपको यही दे दे और आपको ऐसा कुछ कैलकुलेट करने को दे दे। ये आपके एनसीईआरटी का भी सवाल है 21, और ये आपको लेट्स से दे दे 60 दे दे या 120 दे दे। लेट्स से आपको क्या दे रहा है? 120 दे रहा है, और आपको इसका एरिया निकालना है। आपको क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा? सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, कह दो या शेडेड रीजन कह दो, या फिर
एरिया ऑफ सेगमेंट क्या दिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या दिया, वो क्या किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आप निकाल लोगे, दैट इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उसमें तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालने में शायद तकलीफ हो सकती है। तो यहां से आपको क्या करना होगा, ये जोड़ना होगा, यहां से क्या करना होगा, ये चीज जोड़नी होगी। तो ये 120 है, तो ये कितना बचा 30, और ये कितना बचा 30। अरे बचा, तो आप यहां से क्या लगा दो, ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसकी बेस निकाल लो। तो यहाँ से tan 30 क्या हो जाएगा, यहां से आप ये सारी चीजें लगा के देखो, sin 30 और cos 30, यहां से आप लगा दो sin 30, sin 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin 30 होता है 1/2, परपेंडिकुलर कितना है पता नहीं, तो x मान लो हाइपोटेन्यूज कितना है 1, तो x कितना आ गया 21/, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर आ गया 21/2। ऐसी बेस निकाल लो। तो बेस निकालने के लिए क्या कर दोगे, आप फिर से लगा दो tan 30 लगा दो, tan 30 हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 21/2 और बेस कितना है पता नहीं, तो ये हो जाएगा 21/2x, यहाँ से x हो जाएगा आपका 21√3/2। ये छोटू सी लेंथ आ गई ये वाली, तो इसका जस्ट ये भी डबल होगा, तो यानी कि जो पूरी लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2 × 21√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि ये बेस जो आ गया, ये बेस कितना आ गया, वो बेस आ गया 21 आपको बेस भी मिल गया, हाइट भी मिल गया, खत्म बात। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना तो और आसान हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस आपका आ गया 21√3 और आपका हाइट कितना है 21/2, खत्म बात। तो इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, और यहां से आपका आसानी से एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, बस इसके अंदर इतना ही है, बहुत ज्यादा इसमें कोई कठिन सवाल नहीं बनता, इतना ही सवाल बनता है। ठीक है, और एक सवाल इसका बन सकता है आपके केस बेस्ड क्वेश्चन में, जो कि आपको पूरा केस बेस्ड पढ़ के आपको फिर सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए हम अगला चैप्टर करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपसे जो मेनली सवाल पूछेगा, या तो केस बेस्ड क्वेश्चन कर देगा, या नॉर्मली अगर 3 नंबर या 4 नंबर का सवाल दे रहा है तो उसमें आपसे डायरेक्टली पूछ देगा क्या, कि आपसे एक तो इक्वेशन बनवा लेगा। क्या बनवा लेगा, इक्वेशन। आप एक्सरसाइज 6.1 खोलिए, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला खोलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज का जो लास्ट वाला सवाल है 10th वाला, कि अगर किसी कोई एक पॉइंट है, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज x, y, और वो जो है b और c से क्या है इक्विडिस्टेंट पर है, b और c से क्या है इक्विडिस्टेंट पर है, तो बताइए क्या इक्वेशन बनेगी या क्या रिलेशन होगा x और y के बीच में। तो आपको यहां से एक डिस्टेंस फार्मूला यहां पर लगाना है, एक डिस्टेंस फार्मूला यहां लगाना है, दोनों को इक्वेट करना है, आपको x और y में सिंपल सा रिलेशन आपको मिल जाएगा। आप एनसीईआरटी में जाकर ओपन करिए, आपको डिट्टो सवाल मिलेगा ऐसा ही, जहां पर दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी थी 10 यूनिट दे रखी थी, तब बताइए आपको रिलेशन क्या है। आपने ये सवाल देखा होगा, तो ये आपको रिलेशन क्या है, इक्वेशन डिस्टेंस क्या नाम है, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और डिस्टेंस फार्मूला लगाकर इक्वेट कीजिए, और इक्वेट करने के बाद आपको सिंपल सा रिलेशन मिल जाएगा। पहला सवाल। दूसरा सवाल आपको गिवन होगा इसके अंदर, कि आपको ना एक कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन होगा, एक कोई क्या गिवन होगा क्वाड्रिलेटरल, जिसके x1 y1 आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे। क्या दे रखे होंगे, आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखा होगा, मतलब आपको सबकी वैल्यूज दे रखी होंगी। मान लो मैं वैल्यूज दे रहा हूँ 3,4 इधर दे रखा होगा वैल्यूज, 4,5 इधर मान लो 1,2, और इधर आपको दे रखा होगा 2, समथिंग दे रखा होगा, या x, y ही मान लो, कुछ भी मान लो। तो आपको चौथे कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी होगी। तो चौथे कोऑर्डिनेट की वैल्यू आप तो वैसे तो हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगाकर, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ेगा, वैसे लगा सकते हैं लेकिन बहुत लंबा पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। सबसे पहले ये देखो, अगर आपको पता लग जाए क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, पता लग जाए कि मान लो पैरेललोग्राम है, मान लो क्या है पैरेललोग्राम है, तो हमें पता है पैरेललोग्राम जो होता है पैरेललोग्राम की ये साइड और ये साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये साइड और ये साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो अब ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, तो यहां से डिस्टेंस फार्मूला, यहां से डिस्टेंस फार्मूला लगाकर आप x और y एक इक्वेशन बनेगी, ऐसी यहां से डिस्टेंस फार्मूला, यहां से डिस्टेंस फार्मूला लगाकर x और y की दूसरी इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व कर लो। लेकिन ये भी बहुत लंबा मेथड है, ये भी क्या है बहुत लंबा मेथड है। दूसरा लंबा मेथड, दूसरा आसान क्या है, दूसरा आसान मेथड है, इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर दो, तो जो डायगोनल्स होगा वो उसका मिड पॉइंट होगा। डायगोनल्स क्या होगा, इसका मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट तो आपको निकालना आता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाई 2, तो इसके मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा 2 होगा, और इसके जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 4 2 6 2, 3 होगा। अच्छा, यही मिड पॉइंट इन दोनों से भी लाई करेगा, तो वो आपको मिल जाएगा, दैट इज x + 4 डिवाइडेड बाई 2, x + 4 डिवाइडेड बाई x + 4 डिवाइडेड बाई 2, वो किसके बराबर होगा, दैट इज 2 के बराबर होगा। तो यहां से आपको x मिल जाएगा। ये सबसे आसान मेथड है। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो भी क्वाड्रिलेटरल गिवन होगा उसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, थर्ड आपका, या जो भी लास्ट आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखा होगा उसकी वैल्यूज हम निकालेंगे। तो एक फॉर्मेट ये हो गया जिसमें आपको रिलेशन बनवा सकता है, दूसरा फॉर्मेट ये हो गया जिसमें आपको क्या आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल का क्या करवा सकता है, आपके
दैट इज आप ये करवा सकता है, क्या नाम है इसका, कोई कोऑर्डिनेट निकलवा सकता है। थर्ड आपका जो बनता है इसके अंदर वो बनता है लीनियर का, कोलिनियर का, क्या कोलिनियर का, कोलिनियर का, कि अगर आपके पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी, कि आपको अब शो करना है कि शो दैट दे ऑल मतलब दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आप कोलिनियर होने की कंडीशन क्या है, कोलिनियर सिंपल से वो लाइंस या वो पॉइंट्स होते हैं जो सेम लाइन पर लाई करते हैं, वो लाइन या वो पॉइंट्स जो सेम लाइन पर लाई करते हैं। तो पहला कोलिनियर का क्या हो जाएगा, कोलिनियर में आप देखोगे तो सिंपल ये जो ए बी है और ये जो बी सी है, ये दोनों का सम जो होगा ए बी प्लस बी सी का सम किसके बराबर होगा, दैट इज ए सी के बराबर। ये सिंपल, ये आपको शो करना होगा। पहले ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला, बी सी का डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर ए सी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा अगर देखो कि क्या ए बी प्लस बी सी आपके तीसरे ए सी के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो कोलिनियर है, नहीं आ रहा तो कोलिनियर नहीं है। तो एक कोलिनियर वाली कंडीशन हो गई, एक ये कंडीशन हो गई जिसमें आपसे रिलेशन पूछ सकता है, और एक आपसे कोऑर्डिनेटर का ये चीज पूछ सकता है कोऑर्डिनेट के अंदर। कोऑर्डिनेट के अंदर नॉर्मली जो आपका क्या नाम है, दो फॉर्मूले ना, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आपके यही सवाल बन सकते हैं, सिंपल, क्लियर है। नेक्स्ट आता है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला से जो सवाल बन सकता है कि वो आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखा होगा, लेट्स से ए जो दे रखा है वो 3,4 दे रखा है, और बी जो दे रखा है लेट्स से 4,5 दे रखा है। अब आपसे कह रहा है कि ए और बी को ज्वाइन किया, इसमें कोई एक पॉइंट है x, y। अब आपको बताना है कि ये कितने से, मतलब अब देखो x, y, इसमें कई सारे सवाल बन सकते हैं। पहला कि इसको y एक्सिस कितने कोऑर्डिनेट पे कट कर रहा है, मतलब y एक्सिस जो है वो कितने रेशियो में कट कर रहा है, y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट। तो इसके अंदर x एक्सिस क्या होगा, 0, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, y। तो जब भी ऐसा कोई सवाल मिले तो उसमें क्या करना है, इसको मान लेना k/1, क्या मान लेना k/1, फिर k/1 लग के आपको सॉल्व करना होगा। दैट इज आपका जो जो क्या नाम है आपका, जो आपका सेक्शन फॉर्मूला है उसमें जो x कोऑर्डिनेट आता है वो कितना आता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही आता है y कोऑर्डिनेट, वो कितना आ जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सिंपल है। तो अब जब भी आपको कहे कि कितने रेशियो डिवाइड करता है तो ऑलवेज k/1 के फॉर्म में निकालना, जो k की वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, रेशियो होगा, वही आपका m/2 m1 और m1 और m2 का क्या होगा, रेशियो होगा। ठीक है, ये कट टू कट क्लियर है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस 1, 2, 3 और एक ये 4, यही 4 सवाल बनते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनता है। ठीक है, हालांकि इसके बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि लेट्स से ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा। तो अब बी ऐसा पॉइंट है जो कि इसका क्या है, डबल। बी का जो कोऑर्डिनेट है वो इस तरीके से है जो कि ए बी का क्या है, डबल। मतलब जो बी सी है, आप ये कह सको ये x है तो ये कितना है, 2x है। आपके एनसीईआरटी में एक सवाल है कि जो बी है वो 1:3 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो वो 1:3 वाली कंडीशन है। तो एनसीईआरटी में आपके 1:3 है, लेकिन जो पीवाईक्यूज में पूछा जा चुका है वो 1:2 का भी पूछा जा चुका है, 1:3 का भी पूछा जा चुका है। तो आपको एक ये भी आना चाहिए। ये हमारा इतने पे कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको इरेज करते हैं, फिर अगले चैप्टर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जो चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट हो गए वो है रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, फिर हमने प्रोबेबिलिटी किया, फिर स्टैट्स, ट्रायंगल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कितने हो गए, 3, 3, 6 और 3, 9 चैप्टर हो गए। ये हमने 9 चैप्टर कर लिए। अब हमारे पास जो चैप्टर्स बच गए हैं वो सिंपल सा एक एपी है, सर्कल है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, और आपके दोनों ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स है, ट्रिग्नोमेट्री दोनों। तो यानी कि कितने हो गए, 3, 3, 6, 3, 9 और 5, 14। ये हमारे 14 चैप्टर्स हो जाएंगे अभी। तो अब हम अगला स्टार्ट करते हैं सर्कल। अगला क्या स्टार्ट करते हैं, सर्कल। चलिए देखो, अगर आप सर्कल में नोट डाउन करोगे तो सर्कल में सिंपल सी चीजें आपसे पूछती हैं कि पहला सवाल कि ये है एक एक्सटर्नल पॉइंट लेट्स से P, इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक किसी भी सर्कल पर कोई दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं वो इक्वल होते हैं। आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द टेंजेंट्स आर इक्वल। इक्वल प्रूव करना है। एक तो ये सवाल हो गया कि टेंजेंट्स ही आपको इक्वल प्रूफ करने को दे दिया जाए, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको इसके सेंटर से जोड़ देना है, और सेंटर से जोड़ने के बाद ये 90 और ये रहा, आपको इसको क्या कर देना है, मिला देना है। जैसे आपने मिला दिया, फिर क्या, ये साइड हो गई कॉमन, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया,
ये साइड और ये साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, और आपके पास जो है ये दोनों क्या हो गए, 90-90 हो गए, ये दोनों टेंजेंट्स क्या हो जाएंगे, अपने आप इक्वल हो जाएंगे। कैसे, आगे से आपका ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका टेंजेंट का एक प्रूफ है, आप लोग इसको अच्छे से एक बार कर लीजिएगा तैयार। बाकी एनसीईआरटी में एक सवाल है, एनसीईआरटी में एक सवाल है एमसीक्यू का। एमसीक्यू का आपको ये देखा है कि जो सेंटर से दूरी है, ये वाली दूरी, आपको ऐसा कुछ दे रखा है जिसमें आपको ये वाली चीज जो दे रखी है, ये वाली चीज दे रखी है 13 और ये दे रखी है 5। आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब भैया सबको बहुत लोगों को क्या रहता है कि बहुत लोगों को ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रहता है, बहुत लोगों को पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रहता है, ये रहा 5, ये रहा 13 और ये रहा, पट से वो 12 लगाकर चुपचाप चले जाते हैं। बट ये नहीं सोचते कि भैया पाइथागोरियन ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। सबसे बड़ी वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। अगर ये 12 है तो यही तो 90 के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज। ये 12 तो वैसे भी नहीं होगी, तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम फिर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर निकालना है, और ये क्या है 13 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो दिस इज 169 प्लस 25, तो 9×14 दिस इज 290, 194, दिस इज 194, h स्क्वायर इक्वल्स टू 194, h इक्वल्स टू अंडर रूट में 194 आ। तो अब ऐसा ही सवाल है एनसीईआरटी में जिसमें अंडर रूट 119 आता है, जिसमें यही सेम सिनेरियो रहता है, बस थोड़ा सा क्या है, आपको ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पूछ लेता है, तो आप उसमें क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। अगेन इस बात को ध्यान रखना कि जो हाइपोटेन्यूज है वो गिवन है या कुछ और गिवन है, इसलिए इस चीज को अच्छे से नोट डाउन करिएगा। थर्ड आपके एनसीईआरटी में एक और सवाल है, इसमें एक और सवाल है प्रूविंग का, जो कि लास्ट 12.1 का, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज के जो 9th और 10th वाले क्वेश्चन हैं उसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, और एक 7th वाला क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। 7th वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ए बी, ये वाली साइड ए बी प्लस सी डी जो है वो बराबर है किसके, बी सी प्लस ए डी के, ये प्रूफ करना था। तो सिंपल सी बात है, इसको प्रूफ करने के लिए क्या है, आप इसको लेट से मान लो x, ये मान लो x, तो ये भी क्या हो जाएगा x, क्योंकि टेंजेंट है तो ये x हो जाएगा, ये y तो ये भी y, ये z तो ये भी z, ये w तो ये भी w। फिर कुछ नहीं करना है आपको, देखो ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी हो जाएगा x प्लस वाई, बी सी क्या हो जाएगा y प्लस z, और आपका सी डी क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा w प्लस z, और आपका ए डी क्या हो जाएगा, दैट इज x प्लस w। तो जो सवाल ने बोला है ए बी प्लस सी डी, तो बस ए बी प्लस क्या कर दो, ए बी प्लस सी डी कर दो, तो ए बी प्लस सी डी जो मिलेगा वो मिलेगा दैट इज x प्लस वाई प्लस z प्लस w। ऐसी आप क्या कर दो, bc प्लस सी डी कर दो, bc प्लस ए डी कर दो, तो bc प्लस ए डी करोगे तो वो भी आपको वही मिलेगा, x प्लस वाई प्लस z प्लस w। देखो ये चीज दोनों क्या है, इक्वल आ गई नहीं, तो ये चीज भी इक्वल होगी, यहाँ से पता लग गया कि ए बी प्लस आपका सी डी जो है वो बराबर है किसके, bc प्लस ए डी। क्लियर है, ऐसा ही एक ये सवाल है। फिर आपके एनसीईआरटी में एक और सवाल है, ये वाला, इसको मैं बताता हूँ, उसके बाद एक सवाल लिखते हैं एनसीईआरटी वाला। ये वाला सवाल है कि आपको ये टेंजेंट दे रखा है एक्सटर्नल पॉइंट से, और आपको ये दे रखा है ये सेंटर O, और आपको ये 5 दे रखा है, ये आपको T है, ये आपको P है, और ये आपका Q है, TPQ हो गया, और यहां से यहां तक की दूरी आपको ये दे रखी है, ये वाली चीज आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आपको टीपी की लेंथ की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। आपको दे रखा है टेंजेंट्स पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट क्यू, ठीक है, ये आपको सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, तो ये आपको 8 दे रखा है, तो ये आपका पूरा क्या है 8 हो गया, तो पूरा 8 का 8 है, तो ये आधा आधा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब आपको ये वाली लेंथ की क्या है वैल्यू निकालनी है, एनसीईआरटी है। अगेन इसमें कुछ नहीं लगना, केवल पाइथागोरस थ्योरम लगना है, पाइथागोरस थ्योरम से सिंपली सॉल्व हो जाएगा ये। देखो आपको ये 5 है, ये 4 है, तो ये छोटी सी दूरी कितनी आ जाएगी, ये छोटी वाली दूरी कितनी आ जाएगी, दैट इज 3। ये छोटी सी दूरी कितनी आ गई 3, यहां से ये वाली दूरी क्या मान लो y मान लो, ये 90 है, तो देखो इसको क्या मान लो, जो टीपी ही रहने दो, तो यहां से ये आ जाएगा इस ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में। आप देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर लगाओगे तो पाइथागोरस टीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इस वाले पॉइंट को नाम दे दो ओ, नाम दे दो लेट से, इसको ओ ले है तो इसको ले लो आर। ठीक है, तो टीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। कोई तकलीफ, तो टीपी कितना है, टीपी रहने दो इसको, पी आर कितना है, पी आर आपका जो है वो है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस टी आर कितना है 22 स्क्वायर। कोई तकलीफ, यहां से एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन आप यहां लगा दो इस वाले में, बड़े वाले में, कौन सा बड़ा वाला ट्रायंगल जो है ये टीपीओ, टीपीओ में लगाओ, तो इन ट्रायंगल टीपीओ
तो टीपीओ में लगाओगे तो अगेन टीपी स्क्वायर, नहीं अब इसमें टीपीओ के अंदर देखो, टीपीओ के अंदर हाइपोटेन्यूज जो बन जाएगा वो टीओ बन जाएगा, तो टीओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू टीपी स्क्वायर प्लस पीओ स्क्वायर। टीओ स्क्वायर कितना है, टीओ स्क्वायर जो है वो है क्या है y+3 का होल स्क्वायर, दिस इज y+3 का होल स्क्वायर। टीपी कितना है आपका, टीपी इज टीपी स्क्वायर, और पीओ स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर दैट इज 25। देखो ये रही y में इक्वेशन, ये रहा टीपी, ये रहा 25। यहाँ देखो टीपी स्क्वायर 16 प्लस वाई, तो टीपी को हम y 16 प्लस वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, बस यहाँ से क्या कर दो रिप्लेस कर दो चुपचाप, तो चुपचाप रिप्लेस कर दो, तो दिस इज y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टीपी की जगह क्या लिख दिया 16 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अरे 16 प्लस वाई का 16 प्लस वाई स्क्वायर, नहीं ये होल स्क्वायर नहीं आएगा, सिंपल टीपी स्क्वायर है ना, तो ये टीपी स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर, तो दिस इज 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25, खत्म बात। इस स्क्वायर को ओपन कर दो, दिस इज वाई स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6y इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25। देखो वाई स्क्वायर ने वाई स्क्वायर को मार दिया, ये 9 है, इधर देखो 25 और 16 41 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 32, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 32, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32/16 32/6, 2 3 6 2 16, तो कितना आ गया फाइनली y इज इक्वल टू आ गया 16/, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या आ गई 16/3। अब ये 16/3 की वैल्यू इसमें पटक दो, किसी एक में पटक दो, आपको टीपी की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, एनसीईआरटी के एग्जांपल का सवाल है ये, अच्छे से याद रखना। चलो इसके बाद ना आप एनसीईआरटी के ना कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा, जैसे मैं बताया था 7 8 9 10 और 12, ये एनसीईआरटी के 5 सवाल आप अच्छे से कर लीजिएगा। इन 5 सवाल में से एक सवाल पक्का है जो कि लड़ जाएगा, और बाकी प्रूफिंग तो आप रखिएगा ही रखिएगा इंशाल्लाह। ये भी चलिए, हमारा ये भी चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सर आपने चैप्टर जो है सीक्वेंस में नहीं लिए हैं, सीक्वेंस में मैंने इस वजह से नहीं लिया है क्योंकि जो आसान है, जिनमें जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं पूछे जाने वाले, वो चैप्टर मुश्किल हैं और लेकिन फिर भी उसमें प्रोबेबिलिटी जो बनती है सवाल की वो यही बनती है, इसके अलावा और ज्यादातर नहीं बनती है। मैंने वो आपको सिलेक्टिव क्वेश्चंस कराए हैं कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो देखने के बाद अगर आपने वाकई में ये वीडियो देख लिया तो आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तब भी आप 60 नंबर का बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ इतनी ही चीजें बताने के बाद क्या है, आपको केवल रिवाइज करना होगा, केवल क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। रिवाइज के बाद पे ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे, कर लोगे, बस आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। लेकिन जिन्होंने करा हुआ है वो सिर्फ इस टॉपिक्स को अगर एक बार देख भी लेंगे ना, तो देख लेने के बाद उनको क्लिक हो जाएगा और उस चीज को क्या कर लेंगे, रिवाइज, और रिवाइज करने के बाद फिर वो एकदम एग्जाम में ले कर जाएंगे। बाकी हमने अपनी तरफ से टेस्ट पेपर कई सारे कराए हैं, 8 टेस्ट पेपर कराए हैं फुल, एकदम फुल, जिसके अंदर हमने सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस किया है। आप देखिए उसमें जैसे हमारा साइंस का लड़ा था ना, 23 क्वेश्चंस आउट ऑफ 33, मतलब टोटल 38 में से 23 या 28 एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन इतने क्वेश्चंस लड़े थे। वैसे ही डिट्टो सवाल लड़ेंगे आपके किसके, मैथ्स के भी, आप देख लेना। चलो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले के अलावा इसमें कोई काम नहीं बनने वाला है। फॉर्मूला पता होना चाहिए वॉल्यूम का, एरिया का, किसका पूछा गया है उसका, आपको ओवरऑल पता होना चाहिए, जिसमें आपको जो है आपका मेन सिनेरियो, मैं इसमें ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करा दे रहा हूँ, आप इसको कर लेना क्योंकि फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आएगा तो इसमें आज आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके फिर आपको करना होगा। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन की बुक करा दे रहा हूँ, ठीक, करा क्या दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि हाँ आप इसको कर लीजिएगा। ओके चलिए, नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 1 एज इट इज आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। सेकंड है आपका एक्सरसाइज का सवाल है, नहीं सेकंड भी जो है वो भी एग्जाम्पल नंबर 2, आप इसको भी क्या है, ये मैंने क्या नाम है एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट की पीडीएफ बनाई हुई है, मैं ये आपको भी शेयर कर दूंगा, क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा और आप भी देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास वुडन ब्लॉक और रॉकेट वाला, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 1 2 और 3। फिर आपका आएगा मयंक मेड अ बर्ड बाथ, जो बर्ड के लिए बात करने के लिए बनाया था वो वाला, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 1 2 3 4 चारों एग्जाम्पल क्या है कर लीजिएगा। ओके, इसके अलावा आप मेडिसिन कैप्सूल वाला कर लीजिएगा, मेडिसिन कैप्सूल वाला, रसगुल्ला वाला कर लीजिएगा अच्छे से सवाल, रसगुल्ला जिसमें 30% क्या होता है वॉल्यूम वाला, ठीक है, 30% वॉल्यूम वाला कर लीजिएगा, ठीक है। एक वुडन आर्टिकल होगा जिसमें से दोनों तरफ से क्या कर दिया गया, स्कूपिंग कर दिया गया, दोनों तरफ से एक क्या है, एक आपका क्या है, एक ये है, इसमें दोनों तरफ से हेमिस्फेयर की क्या कर दी गई है,
स्कूपिंग कर दी गई है, तो अब आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा अच्छे से, ठीक। बाकी इसके अलावा जो है पेन स्टैंड वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, जिसमें एनसीईआरटी का ही सवाल है ये भी, ठीक। एक और सवाल है, दैट इज एक सॉलिड आयरन बॉल है जिसका मास निकालना है, उसका मैं क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली मार्क कर दे रहा हूं, कौन सा है, क्वेश्चन ही मार्क कर दे रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6, इसको कर लीजिएगा। देखो इतना कर लिया ना, देखो इतना अगर आपने कर लिया और आपको इतना आता है तो दैट्स एनफ, फिर आपको बहुत बेसिक सवालों में आपको मार्क आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक ये वाला पोर्शन आप अच्छे से कंप्लीट कर ले, ये आएगा तो सीधे 4 नंबर का आएगा, इसमें और कोई दो राय नहीं है कि आपको 2 नंबर के सवाल में मिलेगा भी नहीं, 3 नंबर के सवाल में भी बहुत कम चांसेस है, जो मिलेगा ये 4 नंबर के सवाल में पक्का मिलने वाला है, ठीक है। 4 नहीं तो केस बेस के क्वेश्चन आपको थमा ही देगा, ठीक है। चलिए हम अपना अगला चैप्टर करते हैं, दैट इज एपी। देखो एपी में फॉर्मूले के नाम पे तो 2 ही फॉर्मूला है, दैट इज nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म क्या हो जाएगा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फॉर्मूला ये है। दूसरा है हमारे पास SNth का फॉर्मूला, जैसे SNth का क्या है, n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक और बनता है इसी के साथ साथ SNth इज इक्वल्स टू n बाई टू इंटू a प्लस l, है तो यही फॉर्मूले तो बस। लेकिन इसमें जो सवाल बनता है वो थोड़े अजीब अजीब से बनते हैं, आपको ना एक तो मिडिल टर्म वाला चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो एपी के आपको बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपको A1 से लेकर A5 तक का टर्म दे रखा है और आपको कह दे कि मिडिल मोस्ट निकालिए, दैट इज A3 निकालिए, फाइंड A3। आपको A1 पता है, A5 पता है, बीच का गायब कर रखा है, A3 निकालना है, तो A3 का सिंपल आपको पता होना चाहिए, दैट इज A1 प्लस A5 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स आउट टू बी A3। यानी कि अगर ये 5 का है तो अगर ऐसे ही 3 का दे रखा हो A2 A1 A2 A3, तो दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 का आपको क्या मिल जाएगा, मिडिल मोस्ट, यानी कि एक्सट्रीम को ऐड डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मिडिल मोस्ट टर्म मिल जाएगा। यानी कि एक्सट्रीम को अगर आप मीन ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मिडिल मोस्ट टर्म मिल जाएगा। जैसे A1 और A5 का ऐड करो तो A3 मिल जाएगा, ऐसे A1 A3 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, A2 मिल जाएगा। तो ये आपको बेसिक प्रॉपर्टी, पहली ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। दूसरी इसके अंदर एनसीईआरटी में सवाल है कि आप एनसीईआरटी छोड़िए, नॉर्मल एक सवाल में बता दो, नॉर्मल लिखता हूं कि आपको 2 एपी दे देगा, आपको क्या दे देगा, 2 एपी दे देगा और कह देगा इसके कौन से nth टर्म पर ये दोनों एपी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि किस nth टर्म पर आपको ये एपी इक्वल होंगे, एक सवाल। दूसरा सवाल यह है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आएगा, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आएगा, जब आप an को क्या कर दो, 0 कर दो, an को 0 करने के बाद, an को 0 कर दो, 0 करने के बाद लेट्स से n की वैल्यू आ गई 40, n की वैल्यू क्या आ गई 40, अगर 40 पर वो 0 टर्म है तो 41th टर्म क्या होगा, नेगेटिव होगा, सिंपल। n अगर डायरेक्ट नंबर आ गया तो उसके जस्ट अगला नंबर क्या होगा, नेगेटिव। और मान लो यही अगर 0 करने पर n जो आया वो समथिंग आया 40.5, तब भी हमारा क्या होगा, 40.5 तो नंबर होता ही नहीं है, इसीलिए जस्ट अगला ही क्या हो जाएगा 41, इसमें भी इस केस में क्या हो जाएगा 41 आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म बन जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव टर्म। दूसरा आपको इसमें पूछता है कि लास्ट टर्म से एपी, क्या पूछता है, लास्ट टर्म से एपी कौन सा है वो है, ठीक है ना। तो अब ये वाली चीज होगी। इसके अंदर जो नेक्स्ट बचता है फाइंडिंग nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द बिगिनिंग, फाइंडिंग nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। आपको बिगिनिंग से क्या पता करना होगा, बिगिनिंग, जो भी बिगिनिंग की स्पेलिंग देख लेना, बिगिनिंग लिख दिया मैंने बिगिनिंग, ठीक है। बिगिनिंग से आपको nth टर्म की वैल्यू निकालनी होगी, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज इसमें बचती है कि फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस, फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस। थर्ड है आपका एपी फॉर एन, फाइंडिंग एन फॉर विच nth term of 2AP is equal, nth term of 2AP is equal। नेक्स्ट है केस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें से मेनली ज्यादातर क्या बनता है, केस बेस्ड क्वेश्चन ही बनता है। आइए उसको जरा एक बार अच्छे से देख लें।
फाइंडिंग एनथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग भी पूछ सकता है और आपसे लास्ट से भी बोल सकता है, तो दोनों में आप देख सकते हैं, आसानी से आप निकाल सकते हैं कि सिंपल सा आपको क्या गिवन होगा, ए गिवन होगा, आपको डी गिवन होगा, ए और डी मिल जाए तो आप जो पूछा जाए वो निकाल सकते हो। कॉमन डिफरेंस इसमें जो सवाल बनता है, लेट से आपको दे देगा ए एन इज इक्वल टू 4 - 3n, आपको कोई जनरल टर्म दे देगा, अब कैसे निकालें? तो अब इसमें ना देखो, इसका शॉर्ट, अगर यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा तो n का जो कोफिशिएंट है वही क्या होता है, हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। n का जो कोफिशिएंट है वही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो अब n का जो कोफिशिएंट होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है, क्या ये बात सही है? अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। पुट, देखो कैसे वेरीफाई करेंगे, मान लो यही आपका सब्जेक्टिव सवाल में आएगा तो क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पुट करो तो क्या मिलेगा, 4 - 3 दैट इज 1, यानी कि a1 यानी कि फर्स्ट टर्म क्या मिल गया 1, पुट करो 2, तो 3 2 6, 6 - 4 मतलब 4 - 6 दैट इज -2, क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, यानी कि a2 क्या मिल गया, दैट इज -2। अब आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, a2 माइनस a1 दैट इज -2 - 1, तो क्या मिल गया, -3 मिल गया। जैसे अभी बताया था कि n का जो कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, -3 है, बस नहीं। अब यहाँ से आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, और फिर आपसे जो टर्म पूछे आप वो निकाल सकते हो, ये चीज रही। फिर ये बता तो दिया कि किस टर्म पर आपकी एपी इक्वल होती है और केस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें एक और सवाल बनता है कि आपके एनसीईआरटी में एक और सवाल है एसएन का। एसएन वाले का इक्वेशन दे रखा है, एसएन इज इक्वल टू 4n - n², ऐसा कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है, 4n - n²। एक ये, इसमें भी आपको कॉमन डिफरेंस पूछ सकता है और इसमें भी आपका नॉर्मल वो पूछेगा। तो इसमें देखो कॉमन डिफरेंस निकालने का सिंपल सा तरीका, पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे फटक के निकाल लो। जब n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो s1 वही क्या होगा, आपके a1 के बराबर होगा, वही फर्स्ट टर्म होगा। तो जब n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 4 - 1 दैट इज 3, यानी कि ये मिल गया। अब n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो s2 मिलेगा, और वो s2 किसके बराबर होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 - 4 इज 4, s2 क्या मिल गया, 4 मिल गया। अच्छा s2 - s1 करोगे तो क्या मिलेगा, s2 - s1 करोगे तो वो मिलता है a2, अरे क्या मिलता है a2। तो यहां से s2 - s1 करोगे तो क्या 4 - 3 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, दैट इज a2 इज 1। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो a2 आपका ये रहा, a1 आपका ये रहा, तो 1 - 3 इज -2, 1 - 3 इज व्हाट, -2, यानी कि कॉमन डिफरेंस में क्या गया, -2। कोई तकलीफ, एक ये सवाल है। फिर इसके अलावा जो सवाल पूछ सकता है इसके अंदर वो ये पूछता है कि आपको दे देगा कि जैसे a6 जो दे रखा है वो 10 दे रखा है, a6 आपका क्या दे रखा है 10, आपको a17 पूछ देगा, कह देगा कैलकुलेट a17, आपको a6 10 दे देगा, कैलकुलेट कर देगा a17 को। या फिर ऐसे ही a6 कुछ दे रखा है, a17 मतलब दो आपको a6 दे रखा है और आपको लेट से a17 भी दे रखा है, a17 दे रखा है 140, आपसे a20 पूछ दिया, ऐसा करके दो आपको दो पूछ देगा, दो दे रखा होगा, उसमें आपको ये निकालना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर a6 गिवन है तो इसको रिटर्न कर सकते हैं a + 5d दिस इज इक्वल्स टू 10, ऐसी वो करो तो a + 16d वो हो जाएगा 140। देखो दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गई, दो अननोन, दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद a और d मिल जाएगा, a और d मिलने के बाद आप a20 में पुट कर दो, दैट इज a + 19d में पुट कर दो, आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा एपी का सिनेरियो है। कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुक जाओ मैं उसको लिखवा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर लिखवा दे रहा हूँ, उसको अच्छे से कर लेना। तो एनसीईआरटी में आपने एक वो देखा होगा, स्पाइरल प्रॉब्लम देखा होगा। एनसीईआरटी के लास्ट में जो प्रॉब्लम है, एक तो पोटैटो वाला जिसमें वो भाग रही है लड़की, वो पोटैटो वाला, एक स्पाइरल वाला जिसमें आपने एक ऐसा स्पाइरल रिंग बनते हुए देखा होगा, ये वाला स्पाइरल रिंग बनते हुए देखा होगा, वो सेमी सर्कुलर वाला, वो स्पाइरल रिंग वाला, एक वुडन लॉक्स वाला, एक वुडन लॉक्स वाला जिसमें वुडन लॉक्स जो होते हैं वो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, तो वो कब कंप्लीट होगा, वो वाली चीज, ठीक है। बस बाकी इतना ही है, आप इसको कर लीजिएगा। अब बाकी एपी के तो आप, एपी तो आसान है वैसे भी, आपने इतना तो कर ही लिया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री हम शुरू करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल है, आपको बहुत बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। वो क्या है, साइन कॉस थीटा का आपको रेशियो पता होना, साइन थीटा इज इक्वल टू पर, जनरली ये मैंने लास्ट में इसलिए लिया क्योंकि जनरली बच्चों का क्या रहता है, ये सबसे टफ चैप्टर रहता है, बीच में कराता तो वो बच्चे हौच पौच कर देते, पीछे वाला भी आगे वाला भी, इसको समझने के चक्कर में। इसी वजह से मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा है, ताकि आप पहले अपना बाकी सब चैप्टर्स कवर कर लें, फिर आप ट्रिग्नोमेट्री पर आए, ठीक है। चलो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको जो मिलेगा वो रेशियो मिलेगा, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। आपने इसको बहुत सारे एक्रोनिम से याद रखा होगा, पापा बीडी पियोगे, हाँ बेटा, क्या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित जगदीप प्रसाद हर हर बोले, आपने बहुत सारे एक्रोनिम से इसको क्या कर रखा होगा, याद कर रखा होगा। लेकिन खैर हम उस पर अभी नहीं जाने, क्योंकि अब उसका समय हमारे पास नहीं है। ये आपको रेशियो समहाउ एनी हाउ याद होना चाहिए।
चाहे ये, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यहां से क्या मिल जाएगा, h अपॉन बी, और कॉस का जो होता है वो होता है सेक थीटा, ये हो जाएगा आपका h बाई बी, और tan का जो होता है कॉट थीटा, और ये हो जाएगा आपका b बाई। ठीक, पहली इंफॉर्मेशन स्टार मार्क वाली वो क्या है कि आपका जो साइन थीटा होता है इनटू कोसेक थीटा हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 के बराबर। अरे किसके बराबर सर, ये कैसे आया? हमें ये बात पता है कि साइन थीटा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोसेक थीटा के, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां से क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आपके किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है उसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसा ही सेम टू सेम आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वो भी क्या मिल जाएगा, 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वो भी क्या मिल जाएगा, 1। ठीक, ये बेसिक चीज। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी वैल्यूज। वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एक सवाल वैल्यूज से ही एमसीक्यू में पूछ सकता है या 2 मार्क्स का आपसे पूछ सकता है कि भैया कैलकुलेट दिस सेक स्क्वायर 45 प्लस tan 60 प्लस tan स्क्वायर 30 प्लस समथिंग अपॉन कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन 45, ऐसे करके आपसे पूछ सकता है। बिना वैल्यू पढ़ के आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। वैल्यूज की टेबल आपको सच में याद होनी चाहिए, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, ये जरूर तरीका हो सकता है कि आपको सिर्फ एक वैल्यू याद हो, बाकी आप खुद से निकाल लो। वो कैसे? आपको एक वैल्यू याद रहेगी तब भी काम चल जाएगा। साइन थीटा 0, 30, 45, 60, 90, आपको केवल साइन याद होगा तब आप सारे निकाल सकते हो। साइन 30, देखो साइन 0 होता है वो 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। याद तो आपको हर हालत में करना है, चाहे एक याद करना हो या सब याद रहेगा तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, नहीं याद रहेगा तो फिर अगेन वही, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगला जो होगा वो कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, जो साइन लिखा उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 आपका √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, खत्म। tan लिखना है तो यहां से साइन और कॉस का क्या ले लो, रेशियो ले लो। यहां से आपको पता होना चाहिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, और cos थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। cos थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो यहां से इन दोनों का क्या ले लो, रेशियो ले लो। तो 0/1 इज 0, 1/2, √3/2, √2 से 2 कैंसिल, ये क्या मिल गया, √3, सॉरी 1/√3, 1/√2, 1/√2 क्या क्या बन गया, 1। इसको सॉल्व करो तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बच गया, √3, और 1/0 डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट डिफाइंड। आगे की आपको वैल्यूज लिखनी है तो ये साइन का उल्टा कर दो, या कॉट लिखना है तो कॉट लिख दो पहले, कॉट थीटा लिखना है तो जो tan का है उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ क्या कर दो, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3, 0। ठीक, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो ये है 0, मतलब 0/1, 0/1 है, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये होता है 1/2, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2 मिल जाएगा। ये है 1/√2, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो √2 मिलेगा। ये √3/2, इसका रेसिप्रोकल करोगे 2/√3 मिल जाएगा। ये 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ऐसी कोसेक के बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा में क्या है, चाहे तो कॉस का उल्टा लिख दो या इसी का रेसिप्रोकल लिख दो, मतलब इसी का जस्ट यहाँ से रिवर्स लिख दो, चाहे तो इसका रेसिप्रोकल लिख दो या इसका रिवर्स लिख दो, बात क्या है, सेम ही है। तो सेक थीटा हो जाएगा यहाँ से 1, यहाँ से 2/√3, यहाँ से हो जाएगा √2, यहाँ से और यहां से हो जाएगा 2, और यहां से हो जाएगा नॉट डिफाइंड, खत्म। ये आपने सारी वैल्यूज लिख ली। एग्जाम देखो, अगर आपको याद है, वैलेंट को नहीं याद है तो सबसे पहले जाके यही वैल्यूज लिख देना बोर्ड में, कॉपी पे, जो कॉपी पे खोलते ही एक रफ पेज बना के ये सबसे पहले वैल्यू लिख देना, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जब ओएमआर फिलिंग का वक्त दिया जाता है तब लास्ट पेज में जाके सबसे पहले यही फिल कर दो, ठीक है। और हो सके तो जितने आपको फॉर्मूले याद हो सब लिख डालो उसी पर, क्योंकि बाद में ये ना हौश की वजह से आपसे गलती ना हो जाए। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर बचता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या बचती है, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, दैट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ऐसी कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ऐसी आपका क्या नाम है, ये आपका हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेक थीटा,
खैर ये आपके वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। इससे सवाल बनता है, अभी मैं बता रहा हूँ कौन सा बनता है। पहले हम आइडेंटिटीज देख लेते हैं। आइडेंटिटीज में हमारे पास तीन ही आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मैं बार बार 1 इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि जनरली इसी फॉर्म में याद रखो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। इनके बेस्ड पर लास्ट एक्सरसाइज में आपके कई सारे सवाल है, इनको आपको अच्छे से करना पड़ेगा याद। तो ये वाली चीजें आपको याद होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा इन्हीं का इम्प्लीमेंटेशन है। आओ कैसे इम्प्लीमेंटेशन है एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहला बेसिक फॉर्मेट का सवाल बनता है कि भैया अगर आपका 4 tan a बराबर दे रखा है 3, तो फाइंड द अदर रेशियोज, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जब भी ऐसा कुछ सवाल आए तो इसको करना tan a इक्वल्स टू 3/4। यहां की वैल्यूज सबसे पहले यहां पर रखो, और tan a होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। tan a क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बस यहां से एक ट्रायंगल बनाओ, तो परपेंडिकुलर बाई इसको मान दो थीटा, थीटा नहीं है तो यहाँ पर a है तो इसको क्या कर दो a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो अब ये थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 है, तो ये तो रेशियो है तो हम इसको क्या लिखेंगे 3k एंड दिस इज 4k। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पाइथागोरन ट्रिपलेट लगाने के बाद ये मिलेगा 5k। अब आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछा है, चाहे साइन थीटा पूछे, कॉस थीटा, साइन ए पूछे, कॉस ए पूछे, जो पूछे वो पूछे आप वो निकाल लोगे। साइन ए हो जाएगा 3k/5 यानी कि 3/5, कॉस ए हो जाएगा आपका 4/5, कॉट ए हो जाएगा आपका 4/3। आप यहां से आसानी से निकाल सकते हो। एक फॉर्मेटिंग का ये सवाल बनता है 100%। क्लियर है? दूसरा सवाल इसके अंदर जो बनता है वो बनता है कि आपको एक गिवन रहेगा दैट इज लेट्स से मान लो इसी यही सेम सवाल है, फिगर यही बनाता हूं, लेट्स से A B C। लेट्स से आपको गिवन रहेगा AC माइनस BC इज इक्वल्स टू 21। ऐसा कुछ दे रखा है कि दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू 21, दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू क्या मान लो आपका 25 मान लो, ठीक। दिस माइनस दिस या दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू क्या मान लो 25 मान लो, प्लस मानो माइनस मानो जो मानो। एनसीईआरटी में दो सवाल है, एक एग्जांपल में और एक एक्सरसाइज में। ये सवाल अच्छा है, पूछने जाने के चांसेस हैं, इसी वजह से मैं करा रहा हूं। तो ऐसी आपको चीज दे रखी है और ये आपको लेट से 5 दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है 5 दे रखा है। फिर आपको क्या है, आपको क्या नाम है, आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। पहले तो आपको साइड पता होना चाहिए, पहले आपको क्या पता होना चाहिए, साइड पता होना चाहिए। मैं आपको एनसीईआरटी का ही सवाल करा कर दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी में जो सवाल दे रखा है एग्जाम्पल में ये दे रखा है दिस इज 7 एंड दिस इज 1, माइनस करने पर क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, AC माइनस BC 1 मिल रहा है और AB की वैल्यू जो रखी है वो 7 दे रखी है। तो अब इसमें सबसे पहले लगाना है आपको पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC कितना है आपका पता नहीं, AC कितना है 1 प्लस BC, ये उधर चला है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस BC स्क्वायर। तो 1 प्लस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर 49। इसको ओपन कर दो, 1 प्लस BC स्क्वायर प्लस का 2BC इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस का 49। BC स्क्वायर ने BC स्क्वायर को कट कर दिया, तो ये 49 है उधर जाएगा तो 1 माइनस में जाए तो 49 माइनस 1 48, तो 2BC का 48, तो BC कितना आ गया 24। आपको BC की मिल गया 7, ये रहा 24, तो 24 का स्क्वायर 576 और ये हो जाएगा 49, 576 प्लस 49 625, दैट कम्स आउट टू बी 25। ये कितना आ जाएगा 25। फिर आपसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछा वो निकाल सकते हो। ऐसे ही एनसीईआरटी में एक और सवाल है जो कि एक्सरसाइज में मिलेगा, उसमें आपको बस यहाँ पर माइनस के बजाय यहाँ क्या दे रखा है प्लस दे रखा है। यही सेम आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाना है, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम से आपको साइड निकालनी है, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना। कट टू कट क्लियर रहेगा पक्का। चलो इसमें एक और सवाल बनता है, वो क्या बनता है आओ देखो, कि आपको लेट से दे रखा है कि साइन ऑफ A माइनस B जो दे रखा है वो दे रखा है 1/2। अरे क्या दे रखा है, साइन ऑफ A माइनस B जो दे रखा है वो 1/2 दे रखा है, और आपको दे रखा है कॉस ऑफ A प्लस B वो दे रखा है 1/2 दे रखा है। क्या दे रखा है 1/2। अच्छा जी, अब कैसे करें पता करते हैं। देखो साइन की किस वैल्यू पर 1/2 आता है, तो साइन की वैल्यू होती है 30, यानी कि A माइनस B बराबर क्या है 30। यहां से कॉस की किस वैल्यू पर 1/2 आता है, तो कॉस की आता है 60 पर, तो यहां से A प्लस B क्या हो जाना चाहिए 60 हो जाना चाहिए, तो A प्लस B बराबर 60। अब दो इक्वेशन दोनों सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा 2A इज इक्वल टू 90, तो A बराबर क्या रहेगा 45।
आई बस ने ए बराबर क्या आ गया 41। तो ऐसे एक कंपेयरिंग का सवाल आता है कि साइन ऑफ दिस वैल्यू दे रखा होगा, कॉस ऑफ दिस वैल्यू दे रखा होगा, आपको ए और बी की वैल्यूज निकालनी होंगी। आई बस ने इसको एक तैयार करके रखिए। अब अगला सवाल करते हैं हम। अब एनसीईआरटी के अंदर ना एक्सरसाइज 8.2 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हैं, आओ उसको हम डिस्कस करते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है दैट इज 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब ये वाला सवाल है, तो जब भी आपको ये रूट वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको ऐसा रूट वाला सवाल मिले तो इसको क्या कर दो, सबसे पहले आप रैशनलाइज कर दो। क्या कर दो, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज इसको कैसे करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके या प्लस से मल्टीप्लाई करके। भैया प्लस से मल्टीप्लाई, रैशनल क्या होता है, इसका जस्ट डिनोमिनेटर के जस्ट ऑपोजिट। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। तो जैसे ही 1 प्लस साइन ए किया तो ऊपर वाला क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे बना a माइनस बी, a प्लस बी दैट इज 1 माइनस साइन ए, 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। देखो कोई भी चीज दो मर्तबा हो तो एक मर्तबा बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाहर आ गया। अच्छा, इसको किसके बराबर प्रूफ करना था, इसको हमें बराबर प्रूफ करना था सेक ए प्लस टेन ए के बराबर। किसके बराबर प्रूफ करना था, सेक ए प्लस टेन ए के बराबर। हाँ एकदम सही है, सेक ए प्लस टेन ए के बराबर प्रूफ करना था। तो ये वाली चीज हो गई। तो ये बन गया 1 प्लस साइन ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट से क्या बाहर आ जाएगा, कॉस ए बाहर आ जाएगा। जैसे ही कॉस ए बाहर आ गया फिर आप इसको क्या कर दो, अलग लिख दो। तो अलग कैसे करके लिखोगे, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, टेन ए। तो बन गया सेक ए प्लस टेन ए। तो ये ऐसे प्रूफ है। और अगला छठे के बाद छठा, सातवां, आठवां एकदम समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट। सातवां सवाल देखो, सातवां क्या दे रखा है, सातवां दे रखा है साइन स्क्वायर साइन थीटा। सातवां सवाल दे रखा है आपको साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बराबर आपको प्रूव करना है टेन थीटा के। अरे ये बराबर किसके प्रूव करना है, टेन थीटा के। बिल्कुल सही है सवाल, ठीक है। इसको बराबर करना है टेन थीटा के। तो देखो अब आप क्या कर सकते हो, जो आप कर सकते हो बस उतना स्टेप आगे बढ़ाओ। देखो जिसको नहीं आता है वो कुछ नहीं, जो बेसिक गणित है बस वही लगाए। कॉमन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, जो भी फ्रैक्शन में है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करे। अगर कुछ नहीं आता है तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ऑलरेडी साइन और कॉस में है तो उसमें कॉमन ले, और कॉमन लेकर आगे प्रोसीड करें। क्योंकि इस चैप्टर में जो भी सवाल आएंगे आपको प्रोसीड करना है, क्योंकि प्रोसीडिंग के मार्क्स आपको मिलेंगे। इसी वजह से आपको प्रोसीड करना है। नहीं और यार मुझसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती उसको छोड़ दो, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करना है, प्रोसीडिंग में आप क्या कर सकते हैं, साइन और कॉस में तो ऑलरेडी है तो आप इसको साइन और कॉस में से चेंज कर नहीं सकते। तो बचा क्या, कॉमन। ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे यहाँ से कॉस थीटा कॉमन, कॉस थीटा कॉमन, तो यहाँ क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। इसका मतलब अंदर वाले दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो अब हमारा काम क्या रहेगा, अंदर वाले टर्म्स को इक्वल करना। तो अब अंदर वाले टर्म्स को इक्वल कैसे करेंगे, इस 1 और इस 1 को क्या लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर। तो 1 की जगह आप ये लिख दो, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू, ये हो जाएगा 1 की जगह क्या लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो। माइनस 1 की जगह आपने क्या लिखा है, ये लिखा है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट साइन ओपन कर दो, ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो ये मिल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर मिलेगा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या मिलेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बना क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन माइनस का कॉस। तो ये रहा इधर से, सॉरी इधर से 2 कॉस है, 2 कॉस, माजरत यहाँ से 2 मुझसे मिस हो गया। दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ से क्या मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज कम्स आउट टू बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा टेन थीटा बचेगा। यही हमारा क्या है आंसर है। तो ये आपको बेसिक फॉर्मेटिंग है ट्रिग्नोमेट्री की, ये कुछ इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, दैट इज साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। फिर अगला है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का
होल स्क्वायर, इसको बराबर प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ करना है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 थे, लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। देखो ऐसे सवालों में, इस वाले सवाल में खास तौर से कि अब हमें 7 बनाना है, 7 कहां से बनेगा भैया, इसको ओपन कर दो, क्या कर दो, ओपन कर दो। तो ये ओपन करोगे तो मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए कोसेक ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस ए सेक ए। खुल गए, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो यहां से क्या मिला, यहां से आपको ये मिल गया, दैट इज साइन ए कोसेक ए क्या हो जाएगा 1, साइन ए कोसेक सेक ए क्या बन जाएगा 1, ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां से 2 मिल गया और यहां से 2 मिल गया, 2 + 2 4, तो इनको अलग लिख दो। 4 प्लस, देखो एक है साइन स्क्वायर थीटा और एक है कॉस स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 मिलेगा, दैट इज 4 + 1। अरे बन गया। अच्छा देखो अब ये है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या ले सकते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी है, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो माइनस को कॉट स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा को हम कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो tan स्क्वायर थीटा उधर चला जाए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा के। इसको हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा के। देखो 4 1 5 1 6 और 1 7, ये बन गया 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अरे बना कि नहीं बना। तो ये एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, और आपको मान लो कुछ भी स्टेप ना आए समझ में, तो कन्वर्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनटू साइन एंड कॉस। बाकी आप साइन एंड कॉस में करके आगे जितना हो सके उतना प्रोसीड करते जाओ, प्रोसीड करके एकदम आप खुद ही फंस जाओ उस सवाल में, इतना कर दो उसको। अगर आपको नहीं आ रहा है, तब आ रहा है तो चुपचाप अटेम्प्ट करना है, पता लगे कि आपने कुछ भी साइन एंड कॉस कर दिया। आ रही बात है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उस वाले की सेक्शन की, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उससे आसान, मतलब समझ लीजिए आप, उससे आसान चैप्टर कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ के उसका डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। एक सिंपल सा सवाल उसमें पूछता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वाला, जिसमें एक ये है कि देखो एक टावर है, उसके फुट ऑफ द टावर, उसके फुट से 30 मीटर की दूरी पर एक कोई क्या है, बच्चा खड़ा है, और उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, लेट्स से 30 बन रहा है, लेट्स से मान लो 60 बन रहा है, कुछ भी मान लो 30 मीटर दूरी पर कितना 60 डिग्री का एलिवेशन बनना है, तो आपको हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करना है। बस ऐसे आपको डायग्राम मिलेंगे, उसके बाद कुछ नहीं लगाना, फिर ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, दैट इज tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 60 होता है √3 और परपेंडिकुलर पता नहीं, बेस आपका 30 है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 30√3। तो ऐसे आपको सवाल मिलेंगे आसान से, ऐसे ही सवाल मिलेंगे आपको आसान से कि आपको डायग्राम पता होना चाहिए, और ये सारी चीजें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये लगाना है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज लगानी होंगी। फिर आपको ऐसा ही एक सवाल मिलेगा कि ये रही एक बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक हमने क्या लगाया, एक फ्लैग लगाया है, और ये रहा फ्लैग स्टैंड, और ये रहा फ्लैग स्टैंड, आपका फ्लैग स्टैंड है और इस पर फ्लैग। अब इसमें देखो ये आपको देखा है कि ग्राउंड से अगर कोई बिल्डिंग की ऊंचाई देख रहा है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 बन रहा है, और ग्राउंड से जो कोई फ्लैग स्टाफ को देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 बन रहा है। तो क्या बन रहा है 60, और आपको बिल्डिंग की हाइट मान लो दे रखी है 40 मीटर, आपको ऐसी बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, तो आपसे क्या पूछा है, फ्लैग स्टाफ की लेंथ पूछी है, ना आपको ये दे रखा है ना आपको ये दे रखा है, आपको केवल ये जानकारी दे रखी है और एंगल की जानकारी दे रखी है, तो इसी से भी निकल जाएगा, सिर्फ इससे भी निकल जाएगा। तो पहले क्या लगाओ, पहले इस वाले सेक्शन में इसका लगाओ, दैट इज इस वाले सेक्शन का, इस छोटे वाले ट्रायंगल का लगाओ tan 30। तो tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, इस बेस को क्या मान लो x, तो tan 30 = 40 बाई x, tan 30 होता है 1/√3, तो यहां से x की वैल्यू क्या रहेगी 40√3, x आ गया 40√3। अब क्या लगा दो, tan 60 लगा दो, तो tan 60, क्योंकि tan 60 में अब पूरा ट्रायंगल आएगा ना, ये बड़ा वाला पूरा ट्रायंगल और ये वाला, तो इसमें क्या आ जाएगा tan 60, तो tan 60 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब इसकी इसमें परपेंडिकुलर 40 नहीं होगा, 40 प्लस इसको क्या मान लो y मान लो, तो दिस विल बी व्हाट 40 प्लस y अपॉन बेस क्या रहेगा, दैट इज 40√3, 40√3, और tan 60 पता है आपको √3 होता है, तो ये क्या हो जाएगा √3, और ये जाके मल्टीप्लाई हो तो 40 × √3 बराबर क्या हो जाएगा 40 प्लस y के।
तो यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दिस 40 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3, 3 इंटू 40 120, और इधर 40 माइनस हो जाएगा तो 120 में से 40 माइनस गया तो क्या बचा 80, यानी फ्लैग स्टाफ की लेंथ कितनी रहेगी 80 मीटर। अरे कोई तकलीफ है? तो ये आपकी बेसिक से सवाल बनते हैं। ऐसे ही आपके एनसीईआरटी में एक सवाल है कि मान लो कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की खिड़की, मान लो खिड़की जो है किसी एक ऊंचाई पर है और उससे ऊपर जो है, अब एक लैडर लगाया गया कि इलेक्ट्रिक पोल को सही करने के लिए। अब लैडर की लेंथ क्या होनी चाहिए, ऐसा एक सवाल है। फिर एनसीईआरटी में एक और है कि विंड चली और आपका एक क्या ट्री ब्रेक हो गया, ट्री ब्रेक जो हुआ वो किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे ब्रेक हुआ है, तो आपकी क्या है जो ग्राउंड पर गिरेगी ट्री, उस ट्री की लेंथ बतानी है। तो ऐसे ऐसे करके आपको सवाल मिलेंगे, लेकिन बेसिक सबका सेम है, आपको लगाना यही है। आपको केवल डायग्राम क्लियर हो जाएगा, डायग्राम क्लियर होने के बाद बस आपको टैन और कॉट ही लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, टैन और कॉट लगाना है। क्लियर है? ऐसे ही मैं आपको एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मार्क करा दे रहा हूँ, आप उसको क्या कर लीजिएगा, इस चैप्टर के कर लीजिएगा, इतने में ही आपका ये काम हो जाएगा बहुत अच्छे से। एक तो एग्जाम्पल नंबर 7 आप लोग कर लीजिएगा जो ब्रिज वाला है, एग्जाम्पल नंबर 7 कर लीजिएगा अच्छे से। फिर एक्सरसाइज में आइए, तो एक्सरसाइज में आपको मिलेगा 2, 5 और 7, फिर 14 और 15, और इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 और 5 कर लीजिएगा, बस इतना काफी। और ये आपका क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हमने आपको पूरा ये समझ लीजिए कि आपको पूरा मैथ्स का कंप्लीट चैप्टर करा दिया, जिसके अंदर अगर आपने ये वाकई में कर लिया, इतना हिस्सा कंप्लीट कर लिया, तो आपका ये क्या हो जाएगा, एकदम कारगर साबित होगा, एकदम बहुत अच्छे से। रही बात उनके लिए जिनका तैयार कुछ भी नहीं है, और उन्होंने मैथ्स के डर की वजह से क्या लिया है, बेसिक मैथ्स लिया है, मैं उनके लिए 2 बातें बोलना चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले तो एक तो घबराए नहीं, बिल्कुल घबराए नहीं कि क्या होगा कैसे होगा, इन चीजों को लेकर बिल्कुल ना घबराएं कि क्या होगा कैसे होगा। ये सब आपके सिर्फ क्या है, मन की मनगढ़ंत कहानियां हैं जो कि आपको ही परेशान कर रही हैं। आगे बस नहीं, तो आप बहुत बेसिक चीजों हैं, इन सब चीजों पर आप ध्यान ना दें। जस्ट आप ना पास्ट में जिए ना फ्यूचर में जिए, आप प्रेजेंट में जिए कि भैया मुझे आज ही फोड़ना है, जैसा भी फोड़ना है आज ही करना है, जितना हो सके मुझे आज ही दिमाग लगाना है, जितना हो सके उतना दिमाग लगा के आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। अब मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कि अटेम्प्ट पेपर कैसे करना है कि आपका पेपर ना छूटे। चलो हम यहाँ पर ना आपको बेसिकली देखो, हमारे पास जो बच्चे हैं ऑफलाइन क्लास करते हैं, हमने उनके ना पूरा एकदम जैसे सीबीएसई एग्जाम लेती है प्रॉपर ओएमआर शीट के साथ, हमने भी बिल्कुल वैसे ही एग्जाम लिया है प्रॉपर ओएमआर शीट के साथ कि कैसे उन्होंने एग्जाम दिया, क्या ओएमआर फिलिंग में तो मिस्टेक नहीं कर दी या आपने क्या किया है। तो उसमें टोटल आपके 38 पेजेस होते हैं, जिसके अंदर आप सबसे पहले हेडिंग डालो सेक्शन ए एमसीक्यू, सबसे पहले हेडिंग डालो सेक्शन ए एमसीक्यू। ठीक, एमसीक्यू हेडिंग डालने के बाद आप लिखो 1 2 3 डॉट 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 20 तक आप क्या कर दो, ऐसे मार्क करो फर्स्ट पेज के अंदर, फर्स्ट पेज के अंदर या सेकंड पेज में चला जाए तो कोई मसला नहीं है। फर्स्ट पेज के अंदर ऐसे शुरू से 10, फिर ऐसे उसी पेज के अंदर फर्स्ट पेज के अंदर ही शुरू से ऐसे 10, फिर अगले ऐसे 10 10 10 20 हो गए फर्स्ट पेज के अंदर, खत्म। पेज पलटो, सेक्शन बी हेडिंग डालो, सेक्शन बी। सेक्शन बी में आते हैं सवाल 5, 21 22 23 24 25। उसमें 1 या 2 सवाल जो होते हैं वो ऑप्शन के होते हैं, 1 या 2 सवाल क्या होंगे आपके ऑप्शन के होंगे। तो उसमें से देखो क्या 21 क्वेश्चन आपसे हो रहा है, से यस और नो। अगर हो रहा है तो कर डालो, नहीं हो रहा है देखो क्या वो बहुत लंबा है, क्या वो 1 पेज में हो पाएगा। अगर 1 पेज में हो पाएगा तो 1 पेज लेफ्ट कर दो, 1 पेज 21 मार्क करके क्या कर दो, 1 पेज लेफ्ट कर दो। फिर 22 डालो, क्या 22 हो रहा है। अगर हो रहा है वेल एंड गुड, ज्यादा दिमाग नहीं मारना है बिल्कुल कि नहीं इस सवाल को तो करेंगे, जितना हो सके उतना करेंगे ना, छोड़ दो सवाल को। अभी आप आगे बढ़ो, 22 करो। 22 में क्या है, आप देखो क्या आपसे हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो देखो कितना बड़ा सवाल है, क्या वो 1 पेज या 1.5 पेज में हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि 1 पेज से शायद ज्यादा लगेगा तो 2 पेज छोड़ दो, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो आप अगर बहुत सारे पेजेस भी हैं, मान लो कम भी पड़ जाए, तब आप बी कॉपी भी असाइन करा सकते हो। तो आप अपना चुपचाप क्या करो, पेज छोड़ दे, इसको पेज छोड़ा। फिर 23 जो आ रहा है वो अटेम्प्ट करो, जो आ रहा है वो अटेम्प्ट करो, समहाउ एनी हाउ कैसे भी करके आप क्या करो, जो आ रहा है वो पहले अटेम्प्ट करो, जो आ रहा है वो पहले अटेम्प्ट करो। एमसीक्यू अभी अटेम्प्ट ही नहीं करने, सेक्शन बी से स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चे क्या है सेक्शन डी या ई से स्टार्ट करते हैं, तो अभी आप वहां से शुरुआत ना करें, सेक्शन बी से शुरुआत करें। जो हो रहा है करके आगे बढ़ो, फिर हेडिंग डालो सेक्शन सी, हो रहा है आगे बढ़ो, नहीं हो रहा है आगे बढ़ो। सेक्शन डी, सेक्शन ई, अटेम्प्ट कर लिया, अटेम्प्ट करने के बाद जो आपसे हो रहा था वो आपने कर लिया।
अब आप आओ सीधे एमसीक्यूज पर। क्या हो? एमसीक्यूज पर जो आपसे एक बार में सॉल्व हो जाए, जो आपसे एक बार में सॉल्व हो जाए, कि जो लग रहा है कि आसान है, जल्दी से हो जाए, उनको सॉल्व करो, उनको सॉल्व करके आगे बढ़ो। किसी भी सवाल में ज्यादा समय नहीं लगाना है। आपको लग रहा है इसमें बहुत कैलकुलेशन है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद फिर वापस आओ सेक्शन बी सी डी में से, कि अगर वाकई में वो कुछ नहीं आता है, अगर वाकई में आपको वो कुछ नहीं आता है, तो कुछ भी क्या है, सॉल्विंग करो उसकी। क्या करो? उस आपको चैप्टर पता है, सॉल्यूशन पता है, तरीका पता होगा आपको, यही तो है कि बहुत ज्यादा फंस गए कहीं ना कहीं। तो बस आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। कैसे करना है सॉल्व? कुछ नहीं, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, प्रूफ है तो प्रूफ के तौर पे गिवन लिखो, टू स्टेटमेंट लिखो, गिवन लिखो, फिर आपको क्या चीज करनी है वो चीज लिखो। अगर मान लो लीनियर इक्वेशन का सवाल है, लीनियर इक्वेशन की कंडीशन लिखो, इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बना के कैसे भी सॉल्व करने की कोशिश करो। हो जा रहा है वैलिड, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। जितना आपने स्टेप किया उसमें कम से कम आपको स्टेप मार्किंग के 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, स्टेप मार्किंग के आपके 1 मार्क्स मिल जाएंगे। खाली सवाल कुछ नहीं छोड़ना है। फिर यहाँ से आगे बढ़ते गए, फिर पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, फिर वापस इधर आइए एमसीक्यूज पर। अब एमसीक्यूज पर आप फिर से एक नजर डालिए, क्या ये सवाल सॉल्व होने लायक है? अगर वाकई सॉल्व होने लायक है तो सॉल्व करिए, मेहनत करिए, टाइम लगाइए, थोड़ा सा सॉल्व करिए। अगर हो जा रहा है वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है छोड़ दो आप। नहीं हो रहा है, 2 बार एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने, केवल 2 बार एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने। एक थॉरली अटेम्प्ट करना जो जल्दी जल्दी में क्या हो जाए, आसानी से हो जाए। जल्दी में इतना भी जल्दी नहीं कि कैलकुलेशन ही मिस्टेक कर दो, जल्दी में इतना भी जल्दी मत करना कि कैलकुलेशन ही मिस्टेक कर दो। बस इतनी जल्दी करना है कि आप में हर सवाल में 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं व्यतीत करना है। कम से कम 2 मिनट आपको लगाना है, 2 मिनट लगा के आपको आसानी से सॉल्व कर देना है। एमसीक्यूज में आपको टोटल 40 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अगर आपको सॉल्व करना आ रहा है तब टोटल 40 मिनट में उसको समहाउ निपटा दो। निपटाने के बाद फिर अपना सेक्शन बी सी डी में या ई पर आओ, और यहाँ पर आने के बाद क्या है, अपना कर लो। ओके, बाकी आप बिल्कुल आप घबराए नहीं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। पेपर आप लोग का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा से जाएगा, बहुत अच्छे जाएगा। और ये एक पेपर ऐसा नहीं है कि आपका डिसाइड करेगा, जितनी भी ओवरऑल आपकी परसेंटेज बन जाए वो वेल एंड गुड है। आपको बस एक बात का ख्याल रखना है, दैट इज यहाँ परसेंटेज जैसी भी रहे, आपको 11th एंट्रेंस में सिलेक्शन लेकर आना है। 11th एंट्रेंस में सिलेक्शन लेकर आएंगे, सब चुप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, मेरी तरफ से बस इतना ही है, और इस वीडियो को अच्छे से देखिए और खूब से खूब इसको शेयर करिए। इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। टिल देन मिलते हैं हम 11th एंट्रेंस के बैच में। अल्लाह हाफिज।